उनको सीमा सूद जी एकदम पंक्चुअलिटी में कभी भी पीछे नहीं रहती हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। मैं आपका मैं आपको पहले भी सुन चुकी हूँ और मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ कि मैं रह नहीं पाई, और आपका नाम स्पीकर्स में वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स ऑफ दिल्ली में आपका नाम है, और आपसे हमें बहुत फायदा होता है। मैं एक लाइट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डॉक्टर सीमा सूद, शी इज अ मल्टी टैलेंटेड लेडी, ठीक है, और शी इज एक्सपर्ट इन लॉट ऑफ फील्ड्स। इनके इतनी फील्ड्स हैं कि हम गिना नहीं सकते, फिर भी जो मेजर हैं, ये एक नेचुरोपैथ डॉक्टर हैं, ये हेल्दी लाइफस्टाइल की गुरु हैं, हर्ब्स की ये एक्सपर्ट हैं, और योगा टीचर हैं, और कितने साल से हैं ये खुद बताएंगी, और ये एक बहुत बड़ी लैंडस्केपर भी हैं। तो शी विल बी स्पीकिंग टुडे अबाउट सम ग्रेट रेसिपीज टू हेल्थ। शी विल टॉक इन डिटेल्स अबाउट रॉ जूसेस। वो रॉ जूसेस के बारे में हमें बताएंगी, ताकि हमारा इस कोरोना पीरियड में हमारा मूड भी अपलिफ्ट हो जाएगा, और इस पेंडेमिक पीरियड में और हमारे सभी बीमारियों में इनकी जो आज जो ये ज्ञान हमें देंगी, ये हमारी सभी बीमारियों को दूर करने में मदद करेंगी। तो फिर आज हम ये प्रोग्राम शुरू करने के पहले हम सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करते हैं, और गणेश जी को याद करते हैं, क्योंकि उनके बिना हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होता। तो हम दीप प्रज्वलन करते हैं। हमारी बहू श्रीमती हर्षा बथवाल, वो दीप प्रज्वलन कर रही हैं, और हम एक छोटा सा मंत्र उच्चारण उनके साथ करेंगे। तब तक उसके बाद में मैं बीना जी से आग्रह करूंगी, बीना मोदी जी से, जो हमारी रांची शाखा की अध्यक्ष हैं। आज मैं ये बता दूं कि श्रीमती नीरा जी बथवाल, आज मैंने इनसे सिर्फ चर्चा की थी कि मैं ऐसे सेशंस कराना चाहती हूँ। तो वो शहर तैयार हो गई, और उन्होंने कहा कि मैं नेशनल लेवल पे इस प्रोग्राम को करवाना चाहूंगी, और मुझे बहुत खुशी है। उनका इतना जबरदस्त मुझे सहयोग मिला कि मजा आ गया मुझे उनके साथ काम करने में। तो बीना मोदी जी जो रांची, और ये जो प्रोग्राम आज है रांची शाखा द्वारा ही आयोजित किया गया है, तो मैं इनवाइट करूंगी गणेश पूजा के बाद वीना मोदी जी को, रूपा अग्रवाल जी को, और रेणु दुदानी जी को, जो कि स्वागत करेंगी, स्वागत में अपनी ओर से 2 शब्द बोलेंगी। तो आप तैयार रहिएगा। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओके, तो बस अब गणेश जी को हमने स्मरण किया है, तो हमारा काम, हमारी ये आज की टॉक बहुत ही शानदार रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है, ऐसे भी सीमा जी हैं, मुझे कुछ नहीं सोचना है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी मारवाड़ी महिला समिति, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन रांची शाखा अध्यक्ष श्रीमती बीना मोदी जी को। हेलो रवि सर। राधे राधे। राधे राधे। हाँ ओके, 1 मिनट मैं आपको स्पॉटलाइट करती हूँ। वीना, अच्छा मैम स्पॉटलाइट करना है हमको। हाँ नहीं, आई थिंक रवि सर बीना मोदी जी को स्पॉटलाइट करेंगे। वीडियो दिखाने का वीडियो
रवि सर, कॉल हिम, गिव हिम ओके। चलिए बीना जी आप बोलिए। हाँ बीना जी आपने ऑडियो वीडियो ऑफ किया हुआ है, आप अपना ऑडियो वीडियो दोनों ऑन कर लीजिए। बीना मोदी जी, हाँ वीडियो भी ऑन कर लीजिए। यस, ऑडियो आपका अभी भी, हाँ नहीं ठीक है, वीडियो नहीं, बीना मोदी जी आपका ऑडियो ऑफ है, स्पीकर ऑफ है, दोनों ऑफ हो गया है, वीडियो भी और स्पीकर भी आपका, माइक भी ऑफ हो गया है, दोनों ऑन कर दीजिए। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, बट आपको अपने आप अपने को स्पीकर को ऑन करना पड़ेगा और वीडियो को ऑन करना पड़ेगा। बीना मोदी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, मैं रूपा अग्रवाल जी से आग्रह करती हूँ। हाँ आपका भी ऑडियो वीडियो दोनों ऑफ है रूपा जी, आप ऑन कर लीजिए। रेनू दुदानी जी, हाँ उनको स्पॉटलाइट करते हैं हम लोग। रेनू दुदानी जी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। हाँ स्वागत है आपका। मैं चाहूंगी सीमा सूद जी को आप वेलकम करें। नमस्ते सभी बहनों को, राधे राधे। सीमा जी नहीं आई है क्या? हाँ सीमा जी आ गई है, उनको हम स्पॉटलाइट करेंगे। हाँ आप वेलकम कीजिए। सीमा सूद जी, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है शोभा जी से। आपका अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत है। सभी बहनें आपको देखना चाहती थी, आपके वक्तव्य सुनना चाहती हैं। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। अभी यहाँ रूपा जी उपस्थित है और सभी बहनें उपस्थित, वो लोग सब आप सुनने के लिए बहुत आतुर है। मैं शोभा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने सुंदर स्पीकर को, और मतलब उनके बारे में मैं क्या कहूँ, ज़्यादा तो शोभा जी बता पाएंगी। उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और आपके जितने विचार है सब कुछ सुने हैं उन्होंने। तो मैं चाहूँगी कि आप स्टार्ट करें। अभी जो भी है हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सुनना चाहूँगी, सभी को सुनना चाहूँगी। ओके मैं एक बार फिर रूपा जी से आग्रह करती हूँ, वे अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लें। अगर वो हैं तो ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए, नहीं तो हम प्रोग्राम फिर आगे बढ़ाएंगे अगर कोई तरह की दिक्कत है तो। शोभा जी आप प्रोग्राम आगे बढ़ाइए ना, क्या होता है ना, वो टाइम बहुत वेस्ट होती है लास्ट में सब। ठीक है तो सीमा जी अब मैं आपको स्पॉटलाइट करती हूँ, आप अपना एक छोटा सा परिचय जरूर देंगे और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते सबको, बहुत बहुत नमस्ते और थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। ये एक्चुअली मैं काफ़ी लोगों को तो जानती हूँ जो इसमें आए हैं, और मुझे सुचिता जी ने आज बताया कि मैं उनके साथ में ये प्रोग्राम करूँ, तो ये पहले किसी और के साथ में फिक्स था, ये तो सब आपको बता ही दिया उन्होंने। तो मेरा अपना परिचय आपने दे दिया है कि मैं एक नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ और मैं डाइट की कंसल्टेंसी देती हूँ, और मैं योगा आचार्य हूँ बहुत साल से, 48 ईयर से मैं योगा आचार्य, अब मैं अपना योगा क्लासेस चलाती हूँ। और उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ नेचर के साथ में, गार्डनिंग के साथ तो मुझे 50 से भी ज़्यादा साल हो गए। और लैंडस्केपर हूँ, प्रोफेशनल तौर पे लैंडस्केपिंग करती हूँ, और बाकी मैं सब एडवाइस करती हूँ पेड़ पौधों के बारे में। तो नेचर इज माय फर्स्ट लव, एंड देन अदर इज मैं मेडिटेशन की यहाँ पे टीम जो गुड़गांव की है उसको मैं लीड करती हूँ। तो मेडिटेशन ग्रुप में मुझे 26 साल हो गए,
तो मैं 26 साल से मेडिटेशन सिखाती हूँ, क्लासेस कंडक्ट करती हूँ, तो मतलब काफी सारी चीजें मैं कर लेती हूँ। लेकिन ऐसा है कि हर एक के लिए टाइम मुझे मिल जाता है, पर कुछ ऐसा ईश्वर की कृपा है कि मैं ये सब कर पाती हूँ, इस एज में भी मैं कर पाती हूँ। तो ये थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगी। उसके बाद में मैं मेडिटेशन करवाऊंगी, कंडक्ट करूंगी मेडिटेशन, और उसके बाद में आप ओपन करेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। तो जिनके भी मन में क्वेश्चंस हैं या तो लिख लें या अपने मन में रख लें। उसके बाद में आप अपना सिस्टम आप जानते ही हो, उस हिसाब से मैं एक एक का जवाब दूंगी। लेकिन यदि कोई नहीं आ पाया टाइम की कमी के कारण, तो मेरा फोन नंबर ये आपको दे देंगे, आपके उस पर आ जाएगा, तो मुझे फोन भी आप लोग कर सकते हैं। तो कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं या कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको मैं, क्योंकि नेचुरोपैथ के हिसाब से मैं आपको ये सब बता दूंगी। तो आज का विषय हमारा जो है वो हमारे रॉ जूस थेरेपी। तो ये बहुत पुराना सब्जेक्ट है, लेकिन ये हम लोग की इतनी ज्यादा इसमें अवेयर नहीं थे हम लोग कि ये रॉ जूस के भी कोई थेरेपी हो सकती है। लेकिन पिछले 25-26 साल से काफी अवेयरनेस आ गई है इसके बारे में, और लोग इसके बारे में जानते हैं। व्हीट ग्रास थेरेपी, ग्रीन थेरेपी, ग्रीन जूस थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज आ गई हैं। तो उसमें लोगों को काफी अवेयरनेस आ गई है। लेकिन जब तक इस थेरेपी के बारे में पता ना हो पूरी तरह से, तब तक ये आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या कॉम्बिनेशंस हैं, किस सब्जी का, ये सारी वेजिटेबल के हम करते हैं, किस सब्जी पे क्या असर होगा हमारी बॉडी में, कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, या उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे। ये सब चीजें बहुत सोच विचार के बात करी जाती हैं। तो मैं आई विल ट्राई एंड पुट पैक एवरीथिंग इन टुडेज लेक्चर। तो इसमें हम ये कहते हैं भाई जूस क्यों, सब लोग पूछते हैं जूस क्यों हम लें, हम तो ऐसे ही खा लेंगे, जैसे खीरा हो गया या टमाटर हो गया, गाजर हो गई। तो उसका तो आंसर ये है कि जब हम उसका जूस निकालते हैं तो उस सब्जी का पूरा एक्सट्रैक्ट निकलता है, और वो एक्सट्रैक्ट हम एक कंसंट्रेशन के फॉर्म में अपने बॉडी में लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे जो इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, यहाँ से फूड पाइप से जाके स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही उसका काम शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें फाइबर तो है नहीं। यदि फाइबर है तो वो बिग इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर बिग इंटेस्टाइन उसको पचाएगी, फिर नेक्स्ट डे इवैक्यूएशन होगा। तो इसमें हमारा क्या होगा, बॉडी में उतना जो अब्जॉर्ब करना चाहिए उस चीज के लिए, वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हम इसको जूस के फॉर्म में लेते हैं। नंबर 2, हम इसमें जब जूस की बात करते हैं तो सिर्फ वेजिटेबल जूस की बात करते हैं, क्योंकि एक फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वेजिटेबल के अंदर बहुत कम कैलोरीज हैं, और दूसरी फल जो आते हैं, फल में हमारे बहुत हाई कैलोरी होती है, स्पेशली मैंगोज, ग्रेप्स, इसमें तो बहुत हाई कैलोरी होती है। तो हम उसका जूस निकाल के पियेंगे तो एक तो कैलोरी बहुत ज्यादा है, दूसरे उसका जो फाइबर है वो बहुत ज्यादा फायदा करता है हमारे लिए। संतरे का है या अनार का है या जो भी आप खाते हो फल, तो उसका वो बहुत फायदा करता है। तो यहाँ पे हम नेचुरोपैथी में फ्रूट जूस को जंक फ्रूट कहते हैं, जंक फ्रूट, क्योंकि उसमें कोई फाइबर नहीं है। और ये जो थेरेपी हम दे रहे हैं, वेजिटेबल जूस की थेरेपी, वो जंक फूड नहीं है, क्योंकि हम ये थेरेपी के रूप में ले रहे हैं, और उसके कैलोरी वैल्यू भी बहुत ज्यादा कम है। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, दूसरा है कि भाई हम ये क्यों करें ये थेरेपी, मतलब हमको क्या जरूरत आ गई। तो इसका ये आंसर है कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम हो सकता है हम किसी भी एलिमेंट से सफर कर रहे हो, बीपी है या डायबिटीज है, एस्थमा है, हजार तरह की बीमारियां लोगों को हैं और चल रही हैं। अच्छा, हम किसी न किसी मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, वो हम रेगुलर तौर पे ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, नेचुरोपैथी में हर एक चीज का जो कॉज है, कोई भी बीमारी का कॉज है, वो है टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में इकट्ठे होते हैं, वो अब प्रश्न ये भी उठता है कि टॉक्सिन्स भाई आते कहाँ से हैं सारे। तो ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आते हैं, एक तो आपका रॉन्ग स्टाइल ऑफ लिविंग, आप बहुत देर तक जगते रहे, सुबह देर से उठे, और आपका कोई रेगुलर लाइफ नहीं है। खाना आपने कभी 12 बजे खाया, कभी 1 बजे खाया, रेगुलर टाइमिंग्स आपका ना सोने का है ना आपके खाने का है। दूसरा, आपका जो खाना है वो आपका फॉल्टी है। फॉल्टी मतलब बहुत तला भुना खा रहे हो, फ्राइड खा रहे हो, मसाले वाला खा रहे हो, मिर्ची वाला खा रहे हो, ये बात। और दूसरा, टाइमिंग नहीं आपने रखा हुआ है। अच्छा, तीसरा रीजन ये भी है कि आप कोई व्यायाम नहीं करते, योगा नहीं करते,
कहीं घूमने नहीं जाते, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक में नहीं जाते, तो भी हमारी बॉडी में ये टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, रॉन्ग फूड हैबिट्स एंड रॉन्ग लिविंग स्टाइल से। तो ये हमको शुरू से ही इसकी आदत डालनी चाहिए। तो मैं तो कहूँगी आपके जो बच्चे हैं उनको भी आप शुरू से आदत डालें, और अपने भी कोई फॉल्टी हैबिट है तो उसको चेंज करें। और सबसे बड़ा टॉक्सिन्स इकट्ठे करने का रीजन ये है कि कई लोग बहुत ज्यादा टी और कॉफी लेते हैं, और कई लोग अल्कोहल भी लेते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो ये स्मोकिंग, अल्कोहल और ये सारी चीजें ये बॉडी के अंदर बहुत टॉक्सिन्स इकट्ठे करती हैं, विद द रिजल्ट कई बीमारियां आ जाती हैं। तो अब ये हमारा एक तरीका जूस थेरेपी का, वेजिटेबल जूस थेरेपी का है कि टॉक्सिन्स इससे बाहर निकलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको, यदि आपको अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, क्योंकि देखिए दो हमको इसमें रीजन है क्यों हम करें। एक तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई बीमारी है, तो हेल्दी नहीं है आप। दूसरा, आप हेल्दी हैं और आपको हेल्थ को कायम रखना है। तो ये दो तरीके आपके हैं। तो इसमें से आपका कौन सा है ये आप देख लीजिए। और इसमें यदि आपको कोई वैसे भी हम लोग जब जूस थेरेपी शुरू करते हैं तो हम उसमें पहले फास्टिंग करवाते हैं। तो फास्टिंग का तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि जो भी आप जूस निकालेंगे उसमें आपको एक अच्छा जूसर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मिक्सी में नहीं निकलेगा ये पूरी तरह से। तो उसमें जब आप मिक्सी की भी आपको तैयारी करनी ऐसी है कि आप जब उसमें जूस निकालेंगे, एक तो फ्रेश होना चाहिए। जो भी सब्जियां आपकी, खीरा है, टमाटर है, आंवला है, जो भी सब्जियां हैं वो आपको धो धा के, छील के उसको आपको रखना होगा पानी में भिगो के। और फिर आप जो भी आप पी रहे हैं या आपके फैमिली वाले पी रहे हैं तो उनको तुरंत उसी टाइम निकाल के पीना पड़ेगा। वो फ्रेशनेस होनी चाहिए उसमें। उसके दो रीजन है, यदि फ्रेश आपने नहीं निकाला और वो आपने छोड़ दिया तो कई विटामिन जो हैं एयर से डिजोल्व होके उड़ जाते हैं। और यदि उसके अंदर आयरन है तो वो आयरन की ब्लैक कलर की लेयर ऊपर जम जाती है। और तीसरा, यदि आप उसको फ्रिज में भी रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो भी स्टेल जैसा दिखने लगता है, उसके झाग से ऊपर आ जाते हैं और वो भी काला काला सा हो जाता है। तो ये फ्रेश आपको पीना चाहिए। दूसरा, बिल्कुल यदि आप जूस थेरेपी कर रहे हो तो बाहर का जूस बिल्कुल ना पिए। अभी तो खैर लॉकडाउन है तो कोई बाहर जा नहीं रहा, लेकिन मैंने देखा पार्क्स के बाहर ये ठेले वाले खड़े होते हैं, वो आपको तुरंत जूस निकाल के देते हैं, पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि वो जो जूस का गुदा है उसी में छोड़े रखता है, वो उसी में रहता है। और फिर वो कोई ग्राहक आया, फिर उसने 10 मिनट बाद फिर वो निकाला, तो विद द रिजल्ट उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। बैक्टीरिया पैदा होंगे तो आपको फायदे के बदले नुकसान होगा। और दूसरी ये चीज है कि इसमें बहुत कई तरह के इन्फेक्शन बैक्टीरिया, जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन है, इकोलाई है, बिकोलाई है, स्टमक इन्फेक्शन है, वो सब क्योंकि वो पड़ा हुआ है वहां पे गुदा, उसके कारण ये होते हैं। तो हम घर पे ये नहीं करेंगे, इसलिए हम घर पे कर रहे हैं क्योंकि हमको ये चाहिए कि हमको फ्रेश चाहिए बिल्कुल। और आपने सबका टाइम पीने का एक ही हो, क्योंकि यदि आपने 10 मिनट बाद निकाला, 10 मिनट और आपने छोड़ दिया तो वो गुदा उसी में रह के फिर वैसे ही बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे। तो आपको ये निकाल के फिर आपको अच्छी तरह से धोना है, उसको जूसर को अच्छी तरह से धो के अच्छी तरह से सुखा के नेक्स्ट डे के लिए आपको तैयार करना है। तो ये तो जूसर की मैंने आपको बताया कैसे देखभाल करनी चाहिए। दूसरा, सब्जियां जो भी हैं आपकी, उसमें क्या है कि भाई आपका जैसे आप खीरा है, कई लोगों ने पूछा भाई खीरा को हम ऐसे ही इसमें जूस निकाल लें या उसको छील लें, तो उसका ये उसका ये आंसर है कि जितने भी आप बाजार में सब्जियां देखते हो उसमें कोई ना कोई पेस्टिसाइड डाला होता है और ये ऑर्गेनिक तरीके से नहीं उगाई जाती है। और कहाँ कहाँ से ये आती हैं, अब ये जहाँ से भी आती हैं उसके पेस्टिसाइड भी है, उसमें भी लगी भी है, तो छिलके के साथ नहीं करना। लेकिन पोल्यूशन उसके अंदर जाके चिपक जाता है, कितना भी आप धोगे वो बैक्टीरिया नहीं जाएगी। तो उसको अच्छी तरह से छील के और फिर उसका जूस निकालना चाहिए। इसी तरह ये जो टमाटर है, जैसे ये मतलब सभी सब्जियों का हम तो गृहिणियां हैं, सब जानते हैं कैसे इनको धोना है, क्या करना है। तो उसमें आपका ये है कि अब मैं आपको, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सी सब्जियां आप ले सकते हो और आपको कब लेना चाहिए। तो कब लेना चाहिए का मतलब आप सुबह लेंगे, चाहे देखिए चाहे आप 7 बजे लें या 8 बजे लें, आपका स्टमक शुड बी कंपैरेटिवली एम्प्टी।
उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि जब जूस हमारे स्टमक में जाता है, तुरंत हमारे देखिए स्टमक में हमारे बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस बैठे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बैठा है माइल्ड, तो वो खाली है। अब जैसे ही वो जाएगा पेट के अंदर जूस, तो जितने भी उसके एंजाइम्स हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो सब उसको लपक के डाइजेस्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आपने काफी कुछ खा लिया है और फिर आप वो जूस पी रहे हो, तो उसका एब्जॉर्प्शन पावर इतनी नहीं होगी। आपने देखा होगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी ये लोग कहते हैं कि सुबह खाली पेट लीजिए, तो दिस इज द रीजन कि खाली पेट लेने का। तो ये मॉर्निंग में ले सकते हैं। यदि किसी किसी केस में हम शाम को भी बताते हैं, तो शाम को जो बताते हैं वो भी आपको, जैसे कि आपने 4 बजे 5 बजे खाने और उसके बीच में 2 घंटे का फर्क होना चाहिए। कंपैरेटिवली योर स्टमक शुड बी एम्प्टी। सपोज आपने 1 बजे या 2 बजे लंच खाया, तो आप 5 बजे लीजिए। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि कंपैरेटिवली योर स्टमक शुड बी एम्प्टी टू हैव द फुल रिजल्ट्स। देखिए रिजल्ट आएगा उसका, लेकिन फुल नहीं आएगा उसका रिजल्ट। अच्छा, दूसरी चीज है कि यदि हम किसी बीमारी के तहत उसको ठीक करने के लिए ले रहे हैं या अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ले रहे हैं, तो आपको बहुत लंबे समय तक इसका उपयोग करना पड़ेगा। इसका मतलब आप ऐसा नहीं आप सोचें कि 1-2 महीने में ही रिजल्ट आ जाएगा इसका। 4-5 महीने आपको लगेंगे इसका रिजल्ट विजिबल होने में, क्योंकि आपकी बॉडी ने कितने सालों से टॉक्सिन्स इकट्ठे कर रखे हैं, रॉन्ग स्टाइल से, रॉन्ग लिविंग से, तो वो इकट्ठे आपकी बॉडी में बैठे हैं। अब वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, हम नेचुरल तरीके से निकाल रहे हैं, तो उसमें तो टाइम तो लगेगा। तो आई वुड से कि इट्स नॉट ए मिरेकल, इसमें आपको बहुत पेशेंस की जरूरत है और रेगुलरिटी। ऐसा नहीं कि 2 दिन लिया फिर आपने नहीं लिया, इसमें रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप एलोपैथिक दवाई क्या करते हो, वो कहता है 2 दफा खाइए, तो आप ध्यान रख के 2 दफा खाते हो, 3 दिन तक तो 3 दिन तक खाते हो। इसी प्रकार से ये आपको रेगुलरली आपको ये लेना पड़ेगा। तो अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए इसमें 3 स्टेजेस हो जाती हैं। इसमें जब हम लेते हैं जूस थेरेपी, हम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं जूसेस। सेकेंडली वो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उसको रिपेयर करते हैं, और थर्डली हमको हेल्दी रखते हैं। फिर रिपेयर के बाद में उनको मेंडिंग शुरू हो जाती है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं। तो ये 3 स्टेजेस के अंदर ये काम करता है। तो अब ये है कि अब हम शुरू करने वाले हैं थेरेपी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जूस फास्टिंग करनी पड़ेगी। मतलब फास्टिंग से आप घबराए नहीं, क्यों, ये कोई करवा चौथ वाला फास्ट नहीं है। इसमें हम लोग नेचुरोपैथी में हम लोग फास्टिंग को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि देखिए ये नेचुरोपैथी बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स। तो 5th एलिमेंट जो आकाश तत्व है, तो आकाश तत्व को हम बॉडी में कैसे पैदा करेंगे, हम फास्टिंग करके। और ये जो फास्टिंग हम कर रहे हैं उसमें आपको किसी तरह की भूख नहीं लगेगी, ये बिल्कुल गारंटी है। तो उसमें हम जैसे डे वन में हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट बंद कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट मतलब चपाती और आपके ये राइस वगैरह वो बंद कर देंगे। सब्जी खाएंगे, दाल भी बंद कर देंगे, और सिर्फ सब्जियां खाएंगे, पानी पिएंगे, जूस पिएंगे, जो मैं आपको बताऊंगी वो सारे। और अब फिर वो भी आप 4 टाइम, मतलब जो ब्रेकफास्ट टाइम है उसमें आप खाओ थोड़ा सा, जैसे आपने फ्रूट्स खा लिए, फिर उसके बाद में आपने लंच पे बॉइल्ड सब्जी खा ली आपने, या स्टर फ्राई खा ली, या आपने सैलेड खा लिया। फर्स्ट डे कुक्ड खा सकते हो आप। और फिर 3-4 बजे के करीब, 5 बजे के करीब आप हर्बल टी ले सकते हो, हर्बल इन्फ्यूजन ले सकते हो, या आप नारियल का पानी ले सकते हो। और फिर भी आप कुछ फ्रूट खा लीजिए उस टाइम। तो फ्रूट के अलावा आप स्प्राउट भी खा सकते हो। लेकिन स्प्राउट के बारे में मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि स्प्राउट को कभी कच्चा ना खाएं आप, क्योंकि इसके अंदर बिगुला इन्फेक्शन होता है। क्योंकि जब हम इसको बांधते हैं या स्प्राउट मेकर में भी बनाते हैं, तो वो 8-10 घंटे तक पड़ा रहता है उसके अंदर, तो उसमें एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो हम उसको हमेशा उसको थोड़ा सा स्टीम करते हैं, और जैसे कि आपने थोड़ा भाप में पका लिया उसको, और फिर आप उसको रख दीजिए। तो हम स्प्राउट भी खा सकते हैं उस दिन, स्टीम स्प्राउट्स। तो ये तो आपका फर्स्ट डे का हो गया। आप लंच, डिनर और दोनों टाइम का आपका मॉर्निंग इवनिंग का आपका हो गया। रात में आप सूप पी सकते हो, कोई भी सब्जी खा सकते हो, दाल और चपाती, और ये आप ना खाएं राइस। अच्छा, डे 2 का हमारा क्या है, उसमें बिल्कुल पका हुआ नहीं खाना है आपको। उसमें फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाएंगे कच्चे, मतलब सैलेड खाइए, जो सैलेड भी सीजनल सैलेड है वही खाए जाएं। तो ये आपका चलेगा। बीच में पानी जरूर पीते रहें, बिकॉज पानी के द्वारा हमारी बॉडी के जो भी
टॉक्सिन्स है वो भी बाहर फेंकेंगे। यदि आप ये फास्टिंग कर रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, तो वो तो बॉडी के अंदर ही पड़े रहेंगे। तो हमको देखिए, कोई भी चाहे ड्रेन है कुछ है, उसको करने के लिए पानी डालने की जरूरत है। तो इसमें हम खूब अच्छे से हाइड्रेट करेंगे अपने सिस्टम को, और उसमें कम से कम 2 नारियल पानी आप जरूर पिएंगे, बिकॉज नारियल पानी में भी एक ताकत होती है जो टॉक्सिन्स को बाहर फेंकता है, बिकॉज ऑफ हाई पोटेशियम। और ये उसमें बहुत सारे तत्व हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो उससे भी आपको भूख नहीं लगेगी। तो आपके 2 दिन हो गए। फर्स्ट डे कुक्ड बट नो कार्बोहाइड्रेट, नो दाल, एंड सेकेंड डे आपका अनकुक्ड, लेकिन वही 4 टाइम्स। फिर आपका थर्ड डे जो है वो हमारा जूस फास्टिंग है। उसमें हम क्या करते हैं, हम 3.5-4 घंटे में हम एक ग्रीन जूस बनाते हैं। ग्रीन जूस देखिए, पुदीना मैंने रख रखा है यहाँ पे, हालांकि सब जानते हैं, लेकिन ये पुदीने का और धनिया का। तो शुरू करेंगे आप ग्रीन जूस से। ये सिर्फ इनके पत्ते आप ले लीजिए। यही जूस ऐसा है जिसको आप मिक्सी में निकालेंगे, उसको अच्छे से धो लीजिए, जैसे आजकल हम सॉल्ट डालते हैं, विनेगर डालते हैं, उससे धो धा के आप ये धनिया और पुदीना दोनों को अच्छे से डाल दीजिए, और उसकी डंडी भी डाल सकते हो आप, यदि वो नरम डंडी है तो डंडी भी आप डाल दो उसकी, और फिर इसको मिक्सी में चटनी जैसा बना लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके वो पिएंगे। तो स्टार्ट विद द ग्रीन जूस। इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स है आपके, अच्छा और बहुत हाई आयरन है। तो ये आपका ये ग्रीन जूस हो गया। अब फिर 3.5-4 घंटे के बाद में रेड जूस लेंगे। रेड जूस में क्या होगा, आपकी कैरेट। अच्छा, कैरेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये तो मैंने आपको बाहर वाली कैरेट दिखाई है, लेकिन हम लोग कैरेट जो खाते हैं वो देसी वाली खाते हैं, और देसी वाली कैरेट जो है वो सिर्फ सर्दियों में आती है। आपको पता ही है कि उसके बाद में ये इंग्लिश वाली शुरू हो जाती है, जो कि हमारे सिस्टम के लिए, हमारी क्लाइमेट के लिए नहीं ठीक है, तो इसको हम नहीं खाएंगे। लेकिन हम यदि सर्दियों में कर रहे हैं तो गाजर, टमाटर और बीटरूट। इसमें बीटरूट का जो होता है जूस वो बहुत पोटेंट होता है, बहुत पोटेंट। तो उसको आधे का भी आधा, मतलब चौथाई टुकड़ा उसमें डालेंगे जो भी आप जूस बनाएंगे। और टमाटर ये और बीटरूट और गाजर तीनों का मिक्स करके करेंगे। लेकिन गाजर यदि नहीं आ रहा है, सर्दियों में आप नहीं ले रहे हो, गर्मियों में ले रहे हो, तो ये 2 काफी हैं। तो दिस इज ग्रीन जूस, दिस वन इज रेड जूस। तो आप 3.5-4 घंटे के अंतर में आप ये सारा दिन देंगे, दिन में 4 या 5 दफा आप ले पाओगे। और उस दिन आपको बहुत अच्छी तरह से पानी पीना है, नारियल पानी भी पीना है बीच में। तो उससे आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। हो सकता है आपको पसीना भी आए, क्योंकि पसीना भी हमारे जो निकलता है वो टॉक्सिन्स ही है। क्योंकि तो आप सब जानते हो कि ये हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स हमारे 4 प्रकार से बाहर निकलते हैं, तो हमारा पसीना भी टॉक्सिन्स निकालता है। तो उसमें पसीना भी हो सकता है आपको आए, बहुत दफा यूरिनेशन भी होगा। तो आप ये बीटरूट का आप ध्यान रखें कि उसका बहुत छोटा टुकड़ा लें। ये बहुत बड़ा है तो उसका आधे का भी एकदम 1/8 कर लें, और छोटा है तो 1/4 करके लें, क्योंकि ये बहुत पोटेंट है। और दिस आई मस्ट टेल यू कि ये परगेटिव भी है, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको लें। अच्छा, ये आपने कर लिया जूस फास्टिंग, ये पक्की बात है कि आपको भूख नहीं लगेगी। अच्छा, उसके बाद आप थर्ड डे, अच्छा इसमें मैं ये भूल गई, इसमें आप नींबू भी डाल सकते हो इसमें, क्योंकि नींबू डालें। किसी भी जूस में किसी प्रकार की चीनी या नमक, चाहे रॉक सॉल्ट है या व्हाइट सॉल्ट है, कोई भी नमक उसमें नहीं डलेगा। दिस ऑल विल बी विदाउट सॉल्ट और विदाउट शुगर। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो, थोड़ी सी हनी डाल सकते हो। पर हनी मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं जो भी मैंने डाइट वगैरह दी है उसमें मैंने देखा है कि बहुत लोग हनी से एलर्जिक होते हैं, उनके क्रैम्प्स आने लगते हैं हनी से। तो इसलिए मैं हनी आपको, आप यदि आप एलर्जिक नहीं हैं तो उसमें हनी डालें। लेकिन ये जितने भी आप सब्जियां देख रहे हो उनका अपना टेस्ट कितना अच्छा है, और आप धीरे धीरे डेवलप करोगे उसके टेस्ट को, एंड यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग। तो ये आपका ये हो गया। फिर आप 4th डे, 3 दिन निकल गए, 4th डे आप बहुत घुटी हुई खिचड़ी खाओगे। और वो भी आप जैसे ब्रेकफास्ट में आपने खाया, ब्रेकफास्ट में आपने कोई भी नारियल पानी ले लिया, कोई फ्रूट खा लिया, जूस वाले फ्रूट खाए, और फिर आपने खिचड़ी खाई। अब जैसे लौकी वगैरह आजकल आ रही है, लौकी है, तोरी है, टिंडा है, जो इजीली डाइजेस्टेबल हैं सब्जियां, वो डालो। आलू भी डाल सकते हो, उसको बिल्कुल मिशी करके तब आप खाएंगे उसको, और उसमें गाय का घी जरूर डालेंगे।
तो ये आपने का लंच हो गया। और उसके बाद में आप इवनिंग में आप कोई हर्बल टी ले लीजिए, उसमें उसके साथ में आप कोई फ्रूट ले लीजिए, फ्रूट चाट भी खा सकते हो, 3-4 फ्रूट्स का मिला के और उसमें नींबू डाल के वो भी आप खा सकते हो। तो ये आपका डिनर में आप सूप लीजिए और खिचड़ी या दलिया, और दलिया भी जो आप लेंगे प्योर दलिया नहीं, उसके साथ में आप थोड़ा सा आप जो मूंग की दाल होती है धुली वाली उसको डाल देंगे, और फिर उसमें सब्जियां आप डाल दीजिए और बहुत अच्छे से प्रेशर देके अच्छे से पका दीजिए उसको। और उसमें रात को फॉर अ चेंज यू कैन हैव दिस, कि भाई एक टाइम आपने दलिया खा लिया और दूसरे टाइम आपने खिचड़ी खा ली, बट इट शुड बी लाइक दैट ओनली, नो चपाती और नो राइस। अच्छा, घी डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम हमारे सिस्टम को रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे जो अंदर की लाइनिंग है उसमें हम ग्रीस करते हैं। तो गाय का घी बहुत शुद्ध और अच्छा माना गया है, ये आप जानते ही हो कि आयुर्वेद में भी बहुत महत्व है इसका। तो नेचुरोपैथी में भी हम गाय के घी को हमेशा सजेस्ट करते हैं, तो वो आप ले लेंगे। उसके बाद में यदि आपको लगता है कुछ मीठा खाने का है तो आप संदेश भी खा सकते हो उस दिन, क्योंकि संदेश तो छाने का बना है, उसमें थोड़ा गुड़ पड़ा हुआ है, तो आप वो नए गुड़ का संदेश खा सकते हो आप उस दिन। तो ये फिर जो बाद में आपके 5-6 डेज हैं वो आप नॉर्मल खाना खाइए, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपका अपना लाइफस्टाइल जो है उसको आपको बदलना होगा। यदि आपने खूब समोसे पूरी पूरी खाने की आदत है तो वो तो आपको छोड़ना पड़ेगा, इफ यू वांट गुड हेल्थ। तो उसमें आपको फिर हल्का खाना आप खाइए। इवनिंग में मतलब स्टर फ्राई वेजिटेबल ले सकते हो, सूप ले सकते हो, डेली बेसिस पे भी आप ले सकते हो। जो भी आपके सीजन की सब्जियां आ रही हैं उनको स्टर फ्राई करके आप खा सकते हो, या सिंपल खाना, सात्विक खाना जिसको हम कहते हैं, सात्विक खाना आप खाएं और ये अपने नॉर्मल खाने पे आप आ जाएं। तो ये जूस थेरेपी को अपने स्टमक को कैसे प्रिपेयर करना है, अपने सिस्टम को कैसे प्रिपेयर करना है जिससे हमको मैक्सिमम फायदा हो, तो ये मैंने आपको बताया। तो अब हम ये बताएंगे कि भाई ये तो आपने कर लिया शुरू। अच्छा, फिर इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें 2-3 जो चीजें हैं वो हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें एक है हमारी व्हीट ग्रास थेरेपी। आपने सबने सुना होगा व्हीट ग्रास थेरेपी, गेहूं का ज्वारा उगा के उसकी थेरेपी करते हैं। तो वो अब जैसे बड़े शहरों में तो वो हेल्थ फूड स्टोर में बने बनाए ऐसे पैकेट्स मिल जाते हैं, आपको लपेट के वो देते हैं, फ्रेश गेहूं का पौधा होता है, तो उसमें करीब 8 से 10 इंच के वो मिल जाते हैं आपको। तो लेकिन ये खरीदने की जरूरत नहीं है इसकी, आप अपने घर पे भी तैयार कर सकते हो। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें गेहूं तो आप कहीं से भी आपको मिल जाएगा, उसमें आप 7 गमले तैयार करेंगे मिट्टी डाल के, और उसके बाद खुल जाएगा, फिर आप उसको गेहूं को बो देंगे। अब बोने का तरीका तो आप सब जानते ही हो, नवरात्रि वगैरह में आप सब बोते हो, तो वो उसको बो दीजिए और उसको कवर करके छाया में रख दीजिए, क्योंकि जर्मिनेशन होने के लिए छाया की जरूरत होती है। जब उसमें क्लोरोफिल पड़ना शुरू हो जाता है, क्लोरोफिल जो है धूप की सहायता से बनाता है, लेकिन जर्मिनेट होने के लिए उसको नमी की जरूरत है और अंधेरे की जरूरत है। तो ये आपने वहां पे डाल दिया। अब वो दूसरे दिन दूसरे गमले में डाला, फिर तीसरे में डाला, इस गमलों में डाल दिया। आप देखेंगे कि फर्स्ट वाला गमला, यदि बारिश का मौसम है तो जल्दी निकल आएंगे, तो आप देखेंगे कि अंकुर उसमें फूट गया। तो आप उसको हल्के इनडायरेक्ट सन में रखेंगे, और दूसरे दिन जब उसमें पूरी पत्ती आ जाएगी, गमले इस तरह से आप करेंगे। देखिए, आप अपनी हेल्थ ठीक करने वाले हो ना, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो ये आपने रख दिए, फिर आपके 8 इंच के करीब, 8 से 10 इंच का रहा, तब आप उसको कैंची से काट लेंगे, बहुत अच्छी तरह से धो लेंगे। धो के उसको आप थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में चर्न करेंगे और फिर अच्छे से छान लेंगे। छान के उसका जूस इस्तेमाल करेंगे। तो ये जूस कौन लेगा? ये जूस 2 तरह के लोग जिनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक तो लुकीमिया वाले, ब्लड कैंसर वाले जो हैं, जिनका ब्लड नहीं बनता है। तो ये देखिए, ये बहुत पुराना है, ये डॉक्टर विगमोर थी हमारी, तो स्वीडिश डॉक्टर थी। उन्होंने इनका स्ट्रक्चर और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बहुत मिलता जुलता है, जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है वो तो बहुत मिलता जुलता है। तो उन्होंने व्हीट ग्रास थेरेपी के एक्सपेरिमेंट शुरू किए। तो उन्होंने देखा कि रेगुलर यूज से व्हीट ग्रास की थेरेपी जो ल्यूकेमिया वालों पे करी थी, वो धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं। तो ल्यूकेमिया के लिए तो एकदम रामबाण दवाई है।
अच्छा, दूसरे किसी को हाई एनीमिया, अब देखिए हमारी कंट्री में तो हम लोग चैंपियंस हैं, हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा एनीमिया वाले लोग हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको एनीमिया है। कोई कहता है मुझे थकान हो गई, अब जैसे जो बहुत गरीब लोग हैं उनमें तो अक्सर ही तो हमारा ये हमारा है कि भाई ये व्हीट ग्रास थेरेपी से, तो इसमें हाई एनीमिया वालों को हम लोग देते हैं और जो कैंसर वाले लोग हैं उनको देते हैं। एनीमिया वाले को भी आप दे रहे हैं तो इसमें भेज दो मेरे वाला कि इसको कोई रिएक्शन, क्योंकि उसका एक स्वाद के अलावा फ्लेवर भी उसकी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो तो उसमें और ये दिख नहीं ना पाएंगे। ये जिसको भी आप कर रहे हो दे रहे हो 2 टेबलस्पून 4 टाइम्स अ डे आपको देना है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये व्हीट ग्रास थेरेपी जो हमारा समझ लीजिए एकदम टॉप में है व्हीट ग्रास थेरेपी, इसमें जूस थेरेपी के अंतर्गत। दूसरा जो है हमारा है ये दाब मतलब नारियल, वो तो आपके मिलता ही होगा वहां पे। तो ये भी देखिए हमको ऊपर वाले ने इसको एक कैप्सूल के रूप में दिया, हमको इसको जब हम पिएंगे तभी खोलेंगे, तो उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है, उसमें कोई कचरा जाने की जरूरत नहीं है, धोने धाने की जरूरत नहीं है। आप अपने उसको खोलिए, उसका कोन का खोलिए और आप उसको पी लीजिए उसी टाइम। एक्सक्यूज मी मैम, जी सॉरी टू डिस्टर्ब यू। जी जी हाँ, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम। एक तो हम लोग म्यूट करेंगे, सबको आवाज गूंज रही है, शायद किसी का स्पीकर ऑन रह गया है, तो 1 सेकंड टाइम लूंगी और मैं आपको वापस अनम्यूट कर दूंगी। दूसरी बात, आपका कहीं पे कुछ वाईफाई वीक हो रहा है, शायद आवाज कट रही है, तो अगर कुछ पॉसिबल हो तो आप देख लेंगे। तब तक मैं अनम्यूट करती हूँ आपको म्यूट करने के बाद। अच्छा, एक दूसरा जो आईपैड है उसको बंद कर देते हैं हम लोग। अच्छा, मैं सबको म्यूट कर दे रही हूँ। जी मैम आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। ओके, अभी ठीक है? हाँ अभी आवाज आ रही है। हेलो, अभी हाँ बोलूं मैं? आवाज आ रही है। ठीक है, बाकी डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा ना कहीं? मेरे ख्याल से अनम्यूट थे कई लोग, हाँ क्योंकि उनकी आवाज सुनाई पड़ती। हाँ अब ठीक आ रही है आपकी आवाज। अच्छा ठीक है। तो इसमें ये देखिए, ये हमने जूस की बताई आपको, नारियल के पानी का यहाँ पे हो गया। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें नींबू का जूस भी डाल सकते हो, लेकिन और कुछ नहीं ऐड कर दीजिए, क्योंकि नींबू के जूस जो है, नींबू में एक विटामिन सी है जो कि हमारे बॉडी को फाइट करने की क्षमता देता है, किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता देता है। तो नींबू नेचुरल फॉर्म में आप उसमें थोड़ा सा जूस डाल के उसको ले सकते हो। अच्छा, ये तो मैंने आपको सारा बताया इसके बारे में। अब मैं आपको इनके थोड़े से गुण बताऊंगी जो भी मैंने यहाँ पे रखे, जो भी मुझे मिल पाए हैं। तो उसमें हम ये देखिए, मैंने यहाँ पे ना ये इसकी हल्दी की पत्ती रखी हुई है, एक मैंने हल्दी की रखी है, एक मैंने इलायची की रखी हुई है। तो यदि आपके यहाँ हल्दी हो रही है तो इसको भी हम छोटा छोटा काट के जूसर में डाल के हम उसको जूस के साथ ले सकते हैं, क्योंकि हल्दी में आपको मालूम है कि इसको भी फाइट करने की शक्ति है हल्दी के अंदर, तो ये हम ले सकते हैं। इलायची देखिए, जो भी हरी चीजें हैं उसके अंदर फॉलिक एसिड और आयरन तो है ही है, तो उसके अलावा उसमें खुशबू है। अब ये जैसे इलायची का पत्ता है, इसमें खूब खुशबू है, इलायची जैसी ही खुशबू है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी आप बनाओगे उसमें आपके पास यदि हर्ब्स हैं इस तरह के, तो आप उसको डाल के बना सकते हो, जिससे उसकी खुशबू अच्छी रहे और प्लस इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसमें आयरन और फॉलिक एसिड दोनों। तो ये इसकी बात हो गई। अच्छा, अभी हम बढ़ते हैं, ये बीट रूट का मैं आपको बताऊंगी, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी, फिर मैं आपको कॉम्बिनेशंस बताऊंगी। तो ये बीट रूट जैसे मैंने बताया कि बहुत हाई एनीमिया वाले लोगों को हम लोग देते हैं, और चाहे कम एनीमिया हो तभी भी हम इनको देते हैं बीट रूट, क्योंकि इसमें आयरन बहुत है, फॉलिक एसिड भी बहुत ज्यादा है। लेकिन पहले भी मैंने बताया कि इसको आधे का भी आधा, बड़ा है तो आधे का भी चौथाई का भी चौथाई, ये बहुत कम मात्रा में इसको लें। और इसके साथ में
कुछ ना कुछ आप मिक्स कर दीजिए। यदि गाजर आ रही गाजर मिक्स कर दीजिए, यदि टमाटर आ रहा टमाटर कर दीजिए, इसके साथ में खीरा आ रहा तो खीरा भी कर दीजिए। तो ये इस बीट रूट का इसका गुण ये है। तो अच्छा, अब हम आते हैं कैरेट की तरफ। तो कैरेट जो है हमारा गर्मियों का नहीं है, वो सर्दियों का है और उसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। अब आपने देखा होगा कि बच्चों को हम कहते हैं भाई गाजर खाओ क्योंकि आंखें अच्छी रहेंगी इससे। तो विटामिन ए के कारण हम बच्चों को भी देते हैं और ये जूस में जिनकी आंखें कमजोर हैं उनको हम देते हैं। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही सावधानी की जरूरत है कि गाजर देखिए हमको जब मिलती है सर्दियों में सिर्फ 4 महीने मिलती है, उसके बाद में ये दूसरी वाली पीली वाली शुरू हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमको जो नेचर है वो हमको सिग्नल दे रही है, सिग्नल दे रही है कि भाई मेरी तरफ देखो, आप मैं अब नहीं आ रही हूँ, गाजर नहीं आ रही, आप कहीं इधर उधर से कबाड़ कबूड़ के मत लाइए, जो आपके मैं दे रही हूँ उसको आप खाइए। पी रही थी क्योंकि उसकी आंखें कमजोर थी, किसी ने बताया आंखों के लिए बहुत अच्छा है, तो उसने पीना शुरू किया। तो 1 साल तक वो लेती रही और उसके जो स्किन के नीचे येलो हो गया, उसको टॉक्सीमिया कहते हैं हम लोग। यदि क्योंकि देखिए विटामिन ए जो है ना वो फैट सोल्यूबल नहीं है, ए डी ई के नॉट फैट सोल्यूबल। इसका क्या मतलब कि हम जब एक्सेस में लेंगे तो हमारे यूरिन और पसीने में नहीं निकलेगा, वो हमारे स्किन के नीचे जाके बैठ जाएगा और बैठेगा तो हमको टॉक्सीमिया हो जाएगा। मतलब इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। तो आप गाजर का यदि आप सर्दियों में ले रहे हो 4 महीने लो, बंद कर दो, उसके बाद में गाजर लेने की जरूरत नहीं, उसका सब्सटीट्यूट ले लो, टमाटर ले लो, उसमें भी ऐसे रेड जितने भी हैं उसमें तो विटामिन ए है ही है, तो वो ले लो आप उसमें। तो ऐसे आप अपना चेंज कर करके कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। लेकिन जो दूसरे जैसे आपका खीरा है, आंवला है, ये जो भी चीजें हैं वो आपके वाटर सोल्यूबल हैं, तो आप लंबे समय तक भी लोगे तो आपको कोई उसमें नुकसान नहीं होगा। तो अब मैं आती हूँ, गाजर का बता दिया, अब मैं खीरे के बारे में। वेरी हाई पोटेशियम, वेरी वेरी हाई पोटेशियम एंड इट्स वेरी कूलिंग। ये देखिए गर्मियों का है और गर्मियों में हम इसको काफी समय तक आता रहता है। तो इसमें ये जो आई वुड से कि आप देसी वाला खीरा वो करें, जो आपके हाइब्रिड वाले आ रहे हैं ना वो नहीं इस्तेमाल करें। हम देसी चीजों को प्रमोट करते हैं नेचुरोपैथी में। तो ये देसी वाला खीरा लें, जैसे मैंने बताया, इसको छील के अच्छे से करके आप उसको इसका जूस ले सकते हो। ये बहुत ही कूलिंग है। कूलिंग के अलावा इसमें एक बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें हाई पोटेशियम है, तो इसमें एक बहुत बड़ा गुण है कि ये जितने भी वाटर रिटेंशन होता है लोगों को, जैसे कईयों को मेनोपॉजल टाइम में होता है वाटर रिटेंशन, कई लोग जो रेगुलर दवाइयाँ खाते हैं बीपी की या हार्ट की या जो भी कुछ खाते हैं, तो उसकी वजह से उनके बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है। कई दफा दिखता भी नहीं है वाटर रिटेंशन, लेकिन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स उसको एब्जॉर्ब करके वाटर रिटेन करते हैं। तो वो वाटर रिटेंशन के लिए बेस्ट है। ये जो भी दवाई खा रहा है, किसी भी प्रकार की रेगुलर दवाई खा रहा है, वो खीरे का जूस जरूर लेना चाहिए, कम से कम 2 खीरे का, जैसे मैंने बताया सुबह। अच्छा, थायराइड वालों के लिए हम खीरे का जूस भी बताते हैं। उसके अलावा वो स्पेसिफिक हम कमल ककड़ी का जूस बताते हैं, क्योंकि कमल ककड़ी जो है वो आप समझ लीजिए 8-10 इंच की कमल ककड़ी, तो वो तो आपको पता है कीचड़ में होती है, तो हम उसको तिरछा काटेंगे, उसको लंबा काटेंगे और उसके अंदर कीचड़ खूब भरा हुआ होता है। वो ब्रश से अच्छे तरह से धो के डिसइंफेक्ट करके फिर उसका जूस निकालेंगे। जिनको थायराइड है उनको खीरे के साथ में ये कमल ककड़ी का जूस लेना है, क्योंकि आयोडीन की कमी से थायराइड होता है। और ये कमल ककड़ी थायराइड, उसमें थायरोक्सिन को दूर करने के लिए आयोडीन है, वो तो आपके बॉडी में पैदा करेगा, और वो आयोडीन के साथ मिलके और ये थायराइड को हेल्प करेगा। तो ये आपका हो गया। फिर ये आंवले का मैं आपको बताती हूँ कि आंवले को तो हम बहुत ज्यादा ऊंचा स्थान है आयुर्वेद में, और ये भी वी आर लकी कि हमारे इंडिया का ओरिजिन है ये। इसमें इतना ज्यादा विटामिन सी होता है कि यदि आप जूस निकाल रहे हो तो एक आंवला पर व्यक्ति, इससे ज्यादा नहीं, वो आप लें, बहुत पोटेंट है ये। और एक आंवले जितना आप पूरे दिन का जो भी विटामिन सी का कंजप्शन है वो आपको चाहिए, वो पूरा उसको पूरा करेगा। तो ये भी मैं बताऊंगी कि ये आपके सिर्फ सर्दियों में आता है, और सर्दियों में जब आना ये बंद हो जाता है तो कृपा करके कोल्ड स्टोरेज से ना लें, और जहाँ पहाड़ों से रिदरबर से जो आता है वो ना लें, क्योंकि नेचर आपको दे रही है, जहाँ आप रह रहे हो वहीं की चीजें आपको खानी है।
तो ये विटामिन सी के लिए ये बेस्ट है। अच्छा, इसमें एक और भी गुण है, थोड़ा मैं आपको हट के बता रही हूँ। यदि आप इसको बॉईल भी करोगे ना, विटामिन सी इसका नष्ट नहीं होता। तो मतलब कई लोग जैसे कि आयुर्वेद में बताते हैं कि भाई आप आंवले का मुरब्बा खाओ, तो वो उसको, क्योंकि वो मुरब्बा तो बहुत ज्यादा मीठा होता है, तो वो धो के वो लोग खाते हैं, काफी मैंने देखा है लोगों को, तो उसमें भी फायदा होता है उसका, क्योंकि विटामिन सी उसके अंदर इंटैक्ट है। तो ये आपको आंवले के बारे में, इसको हम किसी के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये टमाटर का है, टमाटर में भी हाई पोटेशियम है, और ये आपके किडनीज को फ्लश आउट करता है, और वैसे खीरा भी किडनीज को फ्लश आउट करेगा, और ये टमाटर भी किडनी को फ्लश आउट करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जैसे गाजर के बदले आपने कभी टमाटर डाल दिया, और टमाटर को 1-2 महीने के बाद में आपने चेंज करके और फिर आपने दूसरा उससे रिप्लेस कर दिया। तो टमाटर के अंदर भी ये क्षमता है कि वो बॉडी में जो भी हमारा टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर फेंकता है, पर खीरे जितना नहीं, खीरा बहुत ज्यादा फेंकता है। अच्छा, इसमें मैंने ये रखी हुई है, हल्दी रखी हुई है मैंने, ये भी कोल्ड स्टोरेज की है। तो इसमें जैसे आप सर्दियों में जो बना रहे हो जूसेस, उसमें थोड़ा सा, इतना सा आधा इंच का टुकड़ा उसमें हल्दी का डाल दीजिए, जिससे उसका हल्दी का जूस भी निकल आएगा। पर हल्दी के लिए भी मैं आपको कहूंगी कि आप सिर्फ सर्दियों में, क्योंकि बहुत हीट प्रोड्यूसिंग है। मेरे पास 2 केसेस इन दिनों में आए जिनके मुंह में छाले हो गए, अल्सर्स हो गए। जब मैंने पूछा कि आपके खाने में क्या चेंज आया, तो उन्होंने कहा हम काढ़ा पी रहे। काढ़ा काय का पी रहे भाई? ये जो आपका हल्दी का अदरक जो कि बहुत ज्यादा गर्म है, और हल्दी तो बहुत ही ज्यादा गर्म है, और अजवाइन और पता नहीं क्या क्या डाल के गरम गरम चीजों का वो सब ले रहे हैं काढ़ा, उसकी वजह से उनके मुंह में छाला। तो दीदी, आप में से कोई भी ले रहा है हल्दी का दूध या हल्दी का काढ़ा, वो प्लीज बंद करिए, क्योंकि 2 केस मेरे पास आ चुके हैं मुंह में अल्सर्स के। तो इसको आप बंद करें। और दूसरी हल्दी के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ सर्दियों में आती है। नेचर हमको कब देती है? 4 महीने सर्दियों में। इसका मतलब बंद करिए। उन दिनों में हम एक्स्ट्रा खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि वी इंडियंस आर सो लकी कि हमारे खाने में हल्दी है। आप कभी सोच सकते हो कि बिना हल्दी का खाना कोई खा रहा हो? नहीं, बाहर की कंट्री में है ही नहीं, कोई प्रयोग करता ही नहीं हल्दी का। तो इसीलिए वो लोग बाहर से लिख लिख के भेजते हैं कि हल्दी को घोल के पियो और ये करो। हमारे लिए नहीं है, जितना हमारे खाने में डलता है वो इनफ है, उसके अलावा नहीं जरूरत है हमारी बॉडी को। तो ये हल्दी के बारे में बताया। अब मैं आपको अदरक के बारे में भी बताऊं कि अदरक भी जैसे कि काफी गर्म करता है। तो जो जैसे एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है उनको, तो इसका जो जूस है, मतलब यदि आप उसको किसी में भी मिला के आप देंगे, तो जो आपके ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है उनको ये खोलता है अदरक। उसमें एक ऐसी शक्ति है कि वो खोलता है। आपने देखा हो कई लोग जो ऑर्डनरी चाय हम पीते हैं उसमें अदरक भी डालते हैं। अदरक हमारे उसको यहाँ जो ब्रोंकियल जो हमारे हैं वहाँ पे, उनको ये खोलता है। हमारे लंग्स के अंदर जो भी कंजेशन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे एस्थमा वाले लोगों के कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो अदरक की सहायता से वो खुल जाता है। तो ये भी हम किसी किसी जूस में हम डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये आलू, अब आप सोच रहे हो कि आलू का भी कोई जूस होता है। आलू का जूस हम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। वो जैसे आर्थराइटिस वगैरह किसी को हो, बहुत हाई यूरिक एसिड आपके घुटनों में जम गया है विद द एज, यूरिक एसिड जैसे बहुत दालें वाले खाते हैं, या देखिए आयुर्वेद में हमेशा कहते हैं कि आफ्टर 50 दालें कम करिए। तो उसका यह है कि वो प्रोटीन है, वो यूरिक एसिड में जाके कन्वर्ट होता है, फिर हमारे घुटनों में जाके बैठ जाता है, फिर दर्द शुरू हो जाता है। तो ये यूरिक एसिड को काटने के लिए ये उसमें बहुत हाई एल्कलाइन है आलू के अंदर। और ये एक आलू इनफ, इसमें काफी सारा जूस निकलता है। और ये मैंने कई लोगों को बताया और बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मैं ऐसा करती हूँ कि जब मैं बताती हूँ, डाइट चार्ट बनाती हूँ, तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि आप मुझे 1 महीने के बाद बताइए कि आपको इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो मुझे उसका जो फीडबैक मिला है, इसका आलू का बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है। और एक लड़की थी, उसने इतनी दवाइयाँ खाई थी प्रेगनेंसी में, तो उसके आर्थराइटिस जैसे हो गया था बड़ी यंग एज में। तो वो मेरे पास आई थी, काफी दूर रहती थी वो, तो उसको मैंने आलू का जूस बताया। मैंने कहा आप मुझे बताते रहिए कि आपको फायदा हुआ 2-2 हफ्ते में। तो पहले वीक में तो मैंने उसको 1 ही दिया आलू का, फिर उसके बाद में मैंने बढ़ा के 2 आलू कर दिए, और फिर मैंने कहा कि आप 3 का लीजिए, लेकिन 1 का शाम को लीजिए, इसी तरह से। तो उसको बहुत फायदा हुआ। 6-7 महीने में उसका वो दर्द खत्म हो गया।
क्योंकि वो दर्द हुआ था कोई दवाइयों का साइड इफेक्ट होने की वजह से भी होता है। तो ये आलू का जूस इसमें हमारा बहुत ज्यादा फायदा करता है। अभी हमारे ये है बंद गोभी। बंद गोभी का भी हम लोग जूस निकालते हैं। तो ये तो आप सब जानते ही हो ना कि इसकी पत्तियों के बीच में ओवा, अंडे, कीड़े के जाके बैठ जाते हैं। तो बीच में तो लोगों ने खाना भी बंद कर दिया था कि इसके बीच में उसकी ओवास हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, एक एक पत्ते को अलग करेंगे। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। एक एक पत्ते को अलग कर लीजिए और फिर आपको इसको रोल कर लीजिए, ऐसे रोल कर लीजिए आप। और रोल करके ये आप अब जूसर में आप उसको डालिए, टाइट हो गया, अब इस जूसर में डालिए और इसका जूस निकालिए। इसका जूस हम देते हैं जिनके पेट में अल्सर हो जाते हैं, कई बहुत हाई एसिडिटी होती है को उसकी वजह से उनके पेट में अल्सर हो जाते हैं, फिर वो अल्सर धीरे 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 बढ़ के ब्लीडिंग अल्सर हो जाते हैं एंड इट्स वेरी डेंजरस। तो उसका ट्रीटमेंट के लिए हम ये इसका जूस देते हैं, कैबेज का जूस देते हैं। और इस तरह से धो के साफ करके एक एक पत्ते को साफ करके और तब हम इसका जूस देते हैं। और इसमें जैसे कि आप अब कई दफा ये होता है कि भाई इतनी एसिडिटी क्यों हो जाती है, तो इसका ये कारण है कि बहुत देर तक अपना पेट खाली रखते हैं लोग। तो 4 घंटे से ज्यादा खाली नहीं रखें। कोई फल खा लें, एप्पल खा लिया आपने, ये पेट की प्रॉब्लम नहीं है तो बनाना खा लिया, कुछ भी सीजनल फ्रूट आपने खा लिया, तो कुछ नहीं तो आप जो मखाने होते हैं उनको रोस्ट करके उनको खा लीजिए। कुछ ना कुछ आपके पेट में रहे, क्योंकि यदि खाली पेट है ना तो वो एसिड निकालता रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है उसमें माइल्ड वाला, तो वो एसिड निकालता रहेगा, फिर वो लाइनिंग को खाना शुरू कर देगा। यदि कुछ खाना नहीं आया तो वो लाइनिंग को हर्ट करेगा। तो इसके कारण आपको 3 या 4 घंटे से ज्यादा अपना स्टमक खाली ना रखें, थोड़े थोड़े मील्स आपके खाते रहें। तो इस ये एसिडिटी अब हो गई, अब जिसको एसिडिटी हो रही है, शुरू हो गई है, तो एक तो इस चीज का ध्यान रखें। और माइल्ड एसिडिटी में आप खीरे का जूस लें। और यदि आप बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई है, अल्सर का रूप होने लगा है, तो आप इसका, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कैबेज, इसका आप जूस ले सकते हो। तो ये मैंने अभी ये रह गई। अच्छा, ये लौकी मैंने रखी है यहाँ पर। लौकी का क्या है कि खीरा और लौकी की ऑलमोस्ट सेम न्यूट्रिशन वैल्यू है, लेकिन खीरे की इससे बहुत ज्यादा है, लौकी से बहुत ही ज्यादा है इसकी। और दूसरी, इसको आप खीरा और लौकी को हमेशा आप चख के उसका जूस निकालें, क्योंकि खीरा भी बहुत दफा कड़वा होता है और लौकी भी बहुत दफा कड़वी होती है। तो वो आपको फायदे के बदले नुकसान हो जाएगा, आप पी भी नहीं सकोगे और वो उसका आप ना निकालें। तो बहुत केयरफुल रहें। और खीरा का भी आप बहुत केयरफुल रहें कि कड़वा ना हो और आप मीठे वाले का उसको निकाल के लें। तो ये यहाँ पर मैं आपको अब थोड़े से कॉम्बिनेशन बता दी हूँ। सीमा और जी, इसका जी एक्सक्यूज मी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, थोड़ी सी आवाज आपकी कम आ रही है और पार्टिसिपेंट्स का मैसेज आ रहा है, थोड़ी सी आवाज कम आ रही है। आवाज करूँ क्या यहाँ पर फुल पे है? हाँ फुल पे है। अभी आ रही है आपकी आवाज? हाँ, अभी बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, मैंने इसको पास कर दिया है। तो अब देखिए, एक मैं मूली तो मुझे मिल नहीं पाई क्योंकि सीजन नहीं है उसका, लेकिन मूली का जूस भी बहुत फायदा करता है लिवर को मेंटेन करने में, लिवर को रिपेयर करने में। अब देखिए, यदि आपको कहीं किसी को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो उसमें पहले हम लोग मूली का जूस देते थे उसमें नेचुरोपैथी में, और 3 या 4 दफा उसको देते थे। लेकिन ऐसे ही जूम सेशन से ही मुझे एक लेडी ने बताया कि उनका ट्राई किया हुआ मेथड है कि वो सिर्फ मूली के पत्तों का जूस निकालती, और उन्होंने कई लोगों को ठीक किया, जॉन्डिस के लोगों को। तो उसमें 2 टेबलस्पून मूली का पत्तों का जूस निकालिए, छोटे से ग्लास में भर के खट से पी जाइए उसको, क्योंकि टेस्ट काफी खराब होता है। तो आप उसको खट से पी जाइए, उसके ऊपर 1 बड़ा चम्मच देसी शक्कर वो उसके ऊपर खा लीजिए। और उन्होंने ये कहा है कि इसका 100% फायदा हुआ लोगों का। तो आई एम शेयरिंग विद यू कि ये जॉन्डिस में ये बहुत ज्यादा मूली का जूस फायदा करता है, मूली के पत्तों का। अच्छा, दूसरा है कि भाई यदि आपका सेलरी तो आप जानते हो, सेलरी तो सर्दियों में मिलती है, धनिया जैसे पत्ते होते हैं, लंबी सी स्टिक होती है, तो कुकिंग में भी हम लोग काम में लेते हैं, पर इट्स ए सीजनल वन। लेकिन उसके जो पत्ते हैं
वो पत्ते का जूस हम नहीं निकालते, उसकी जो डंडी होती है लंबी सी, उसको हम उसका जूस निकालते हैं। तो जैसे आप लेकर आए सैलरी, सपोज आपके गार्डन में हो रही है या बाहर से भी आप लेकर आए सर्दियों में, तो आप उसके पत्ते निकाल के उसको ड्राई कर लीजिए, छाया में सुखा लीजिए और उसको फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज कर लीजिए, सूप में डाल दीजिए, सब्जियों में डाल दीजिए, उसकी बहुत ही अच्छी फ्लेवर होती है। और उसकी डंडियों का आप जूस निकालिए। और इसका भी एक ये तरीका है, जैसे मैंने मूली के पत्तों का बताया, इसका भी सेलरी जूस का भी एक तरीका है कि जैसे किसी को नींद नहीं आती है और उसको कोई दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तो उसका ये है कि सपोज वो आदमी 10 बजे सो जाए, तो 7 बजे के करीब खाना वाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद में वो सपोज वो 10 बजे 11 बजे सोता है, तो 2 घंटे पहले पर खाना खा ले, उसके बाद में ये सैलरी का जूस निकाल के, और वो भी समझ लीजिए आप 1/4 ग्लास, इतना सारा निकाल के 1/4 ग्लास निकाल के उसको भी खट से पी जाना है। उसको धीरे धीरे करके नहीं पीना। वो ही सैलरी जूस ही ऐसा है जो कि हम रात में सोने से पहले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे नींद नहीं आ रही किसी को, बहुत एक्साइटेबल है, उनको कोई ना कोई बात उनके दिमाग में घूम रही है, नर्व्स आर वेरी रॉ, कोई भी चीज उनकी घूम रही, तभी तो नींद नहीं आ रही ना, तो वो नर्वस सिस्टम की वजह से नहीं नींद आ रही है। तो ये जो सैलरी जूस है वो आपके नर्वस सिस्टम को शांत करेगा। 15 मिनट और अब ये आप ध्यान तो बंद और करोगे तभी सुन मैंने पाएगी, कोकोनट नहीं वाटर का तो आपको बता ही दिया है, उसे कैबेज भी बता दिया है। अच्छा, 2-3 जूसेस मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देती हूँ। जैसे रीनल इन्फेक्शन, रीनल डिसऑर्डर, मतलब किडनी से संबंध में, जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, किसी का कोई इन्फेक्शन है तो रुक रुक के आता है, तो उसकी वजह से, क्योंकि किडनी ठीक से फ्लश नहीं कर पा रही है, तो पानी तो आपको पीना ही है। पानी जो आपका है ना, वो सुपर जूस है जो कि ऊपर वाले ने दिया आपको। पानी तो आपको पीना ही है। और लेकिन ये इसका जो मैं कॉम्बिनेशन आपको बता रही हूँ कि ये 1 नारियल पानी डेली पिए, और दूसरा 2 खीरा, 1/4 से भी छोटा सा बीट, और कैरेट का मौसम है तो कैरेट, और यदि आंवले का मौसम है तो आंवला। तो बेस उसमें क्या रहेगा? खीरे का। तो ये आप उसके लिए करें, रीनल डिसऑर्डर के लिए, क्योंकि हाई पोटेशियम होने की वजह से वो किडनी, देखिए फिल्टर हाउस है हमारा, तो किडनी जो फिल्टर कर रहा है, तो उसको फेंकने का काम कौन करेगा? कोई ना कोई आपका जो पदार्थ है वही करेगा ना, तो वो आपका पोटेशियम उसको फेंकने का काम करेगा। तो वो फिल्टर हाउस को आपको हेल्दी रखने के लिए ये आपका बहुत जरूरी है। तो ये अच्छा, दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी, आई शेयर लिटिल एक्सपीरियंस, कि उसमें मेरी एक क्लाइंट थी जो उसको काफी यंग थी, और उसके बड़े बड़े यहाँ पे पैचेस थे, और उसके बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन था, उसको वो आयोडीन की कमी से थायराइड था उसको, और वो बहुत हाई मेडिकेशन के ऊपर थी, और ब्लोटिंग थी, वेट भी उसका बहुत मुश्किल से, बिकॉज वी वर होल्डिंग अ हेल्थ क्लब, हम लोग 15 साल तक हेल्थ क्लब चलाया हम लोगों ने, तो वो हमारी क्लाइंट थी। तो उसने बहुत बहुत मेहनत करती थी हेल्थ क्लब में, लेकिन उसका इतना वेट लॉस नहीं होता था। तो फिर ये उसने बताया बाद में कि उसको थायराइड है, तो उसका डाइट का मैंने चार्ट बनाया, और उसमें मैंने खीरे का जूस लिखा, क्योंकि उसके काफी स्वेलिंग थी, तो मैंने 2 टाइम लिखा उसको, 3 खीरे का सुबह, 2 का शाम को। तो वो लेती रही और उसका वेट लॉस हुआ नेचुरली। फिर उसने जिम छोड़ दिया। फिर 1 साल के बाद वो मेरे पास आई और उसने कहा कि सीमा जी मेरी स्किन कैसी लग रही है? मैंने कहा आपकी तो एकदम चमक रही है स्किन। तो कहने लगी कि और कहती नहीं, आपको याद नहीं है मेरे यहाँ पे पैचेस थे, पिगमेंटेशन था, छाइयाँ जिसको हम बोलते हैं, दोनों गालों पे। तब मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ, बिकॉज शी वाज अ वेरी फेयर गर्ल। तो मैंने कहा हाँ, आपके पिगमेंटेशन था, वो यहाँ क्या हो गया? शी सेड आपके खीरा जूस ने निकाल दिया। तो मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम कि खीरा जूस ने निकाला? शी सेड कि मैंने रिसर्च करी इसकी। तो इसमें मुझे उसमें लिखा है कि ये बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये स्पेशली जिनके छाइयाँ पड़ जाती हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, वो खीरे का जूस अवश्य लें। और उससे आप, लेकिन देखिए जैसे मैंने बताया ना कि इट्स नॉट ए मिरेकल, आपको बहुत पेशेंस, सब्र की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें उसका 1 साल लगा सारा क्लियर होने में। बल्कि वो सुबह जो वॉक करने जाती थी, उसके साथ मेरी योगा स्टूडेंट जाती थी, तो उसने मुझे कहा कि सीमा जी उसके अब तो है ही नहीं उसके छाइयाँ।
तो मैंने कहा खीरा जूस से निकल गया। तो मैंने दूसरे पे ट्राई किया, उसके यहाँ और छुट्टी पे भी थी चाय, तो मैंने उसको खीरा जूस ट्राई किया। शी वॉज कमिंग रेगुलरली। फिर 3 महीने के बाद मैंने देखा यहाँ का उसका चला गया और ये हल्का होना शुरू हो गया। तो ये मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ एक्सपीरियंस, क्योंकि हो सकता है कि किसी के ये सब हो तो उसमें सारे ब्लेमिशेस को भी क्लियर करता है ये, और प्लस ये बालों को ठीक रखता है। अब मेरे आप बाल देख रहे हो ना, तो क्यों, मैं तो कुछ स्पेशल करवाती नहीं, मैं तो धोती भी नहीं हूँ, तो ये तो और सुलझाती भी नहीं हूँ कभी, मैं बिल्कुल केयर नहीं करती। लेकिन खीरा जूस की वजह से ये सारे बिल्कुल झड़ते नहीं, एकदम ठीक रहते हैं। तो ये हमारी लेडीज Excuse के me. लिए जो है ना, ये खास पॉइंट है जी। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। मैं एक छोटा सा ब्रेक दे रही हूँ, आप पानी लीजिए। आप लगातार हाँ। बोल रही हैं, काफी स्ट्रेन पड़ता है। तब तक मैं पार्टिसिपेंट्स को एक मजेदार बात बता देती हूँ। अभी ये सिर्फ जी, जी। अपने बाल दिखा रही है ना, इनकी उम्र का आपको अंदाज नहीं है। अभी इन्होंने अपना 80th बर्थडे 80वां सालगिरह मनाया था। जी, मनाऊंगी अभी 14 सितंबर को, 14 14 को। सितंबर को होगा। ओके ओके, मैंने पहले सुना था तो मुझे पता था इस साल आपका है। चलिए आपने बता दिया। तो 80 साल की उम्र में ये इतनी एक्टिव हैं, तो ये सिर्फ बाल नहीं दिखाएंगी, इनका एक एक चीज हम लोगों को इंस्पायर करता है। चलिए मैम, मैम हाँ। अब टाइम हमारा 5 बज चुका है, तो आप मेडिटेशन भी कराएंगी और क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे होंगे। हाँ, तो ये मैंने मोस्टली तो मैंने सब बता ही दिया है। और देखिए बाकी डायबिटीज का मैंने करेला रखा नहीं है एक्चुअली। करेला का जूस बहुत अच्छा रहता है, करेले के साथ में आप टमाटर भी मिला सकते हो और खीरा भी मिला सकते हो, और ये आपको रेगुलर बेसिस पे लेना पड़ेगा डायबिटीज वालों को करेला जूस। तो बाकी तो मैंने आपको मोस्टली बता ही दिया है, और टाइम भी अब मतलब खत्म होने वाला है। तो ये कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मेडिटेशन करवाऊंगी, क्योंकि अभी क्वेश्चन को आप थोड़ा दबा के रखिए, उसके बाद में मैं नोट करती जा रही हूँ सबके क्वेश्चंस। जी 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 जी। तो अभी हम लोग, आप जहां पर भी बैठे हैं, चाहे चेयर पे बैठे हैं, अपने सोफा पे बैठे हैं, आप अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे, लेकिन जो आपके शोल्डर्स हैं वो रिलैक्स रहेंगे, बिल्कुल जस्ट रिलैक्स योर शोल्डर्स। अभी हम धीरे धीरे करके आंखें बंद करेंगे, और 3 दफा बहुत लंबी सांस लेके छोड़ेंगे। बाल काश बहुत झड़ रहे हैं, बाल शोल्डर को रिलैक्स करिए, बहुत लंबी सांस इनहेल करेंगे और फिर उसको एक्सहेल करेंगे। जस्ट फील द एयर, ऑक्सीजन आपकी लंग्स के अंदर जा रही है, और एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बैड एयर। तीसरी दफा फिर लेंगे, इनहेल, एक्सहेल। शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। अब आप अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पे लेके जाएंगे, जो टेल बोन है आपकी जिस पे आप बैठे हैं, उस टेल बोन पे अपना ध्यान लेके जाएंगे, और रीढ़ की हड्डी के थ्रू धीरे 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 अपना ध्यान ऊपर की ओर लेकर आएंगे, गर्दन से होते हुए सर के ऊपर अपना ध्यान टिका देंगे। इसको हम योगा के लैंग्वेज में सहस्त्रार चक्र कहते हैं। अब फिर से अपना ध्यान टेल बोन पे लेके जाएंगे। टेल बोन पे जो हमारा चक्र है वो मूलाधार चक्र है, मूल का आधार। हमारे सारे शरीर में 7 चक्र हैं,
जो हमारी रीढ़ की हड्डी के वहां पर है। उसके अंदर से जाके हमारी एनर्जी जाती है, जो कि हमको कनेक्ट करती है डिवाइन से। तो अभी हम मूलाधार चक्र पे अपना ध्यान लेके जाएंगे, जहाँ टेल बोन पे। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर और लाएंगे अपना ध्यान, जो आपका लोअर एब्डोमेन है उसके पीछे। उसको हम लोग स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर और लेकर आएंगे नाभि के पीछे, जिसको हम नाभि चक्र या मणिपुर चक्र कहते हैं। अब हम हृदय चक्र पे अपना ध्यान लेकर आएंगे, पीछे रीढ़ की हड्डी पे। हार्ट के एकदम पीछे हृदय चक्र, अनहद चक्र भी कहते हैं उसको। अब विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट के पीछे, वहां पे अपना ध्यान लेकर आएंगे। अब आपका जो फोर हेड है उसके पीछे बैक ऑफ योर हेड, उसको हम लोग आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र पे ध्यान रखेंगे और फिर सर के ऊपर अपना ध्यान ले आएंगे, जिसको हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। अपना ध्यान वहीं पे रखेंगे। फिर से अपना ध्यान मूलाधार चक्र यानी टेल बोन पे लाएंगे। ये सारे चक्र क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं और हर चक्र को एक एक कार्य दिया गया है। अब नेक्स्ट स्वादिष्ठान चक्र लोअर एब्डोमेन के पीछे। अभी नाभि चक्र, नाभि के पीछे। हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र हेड के पीछे, और सहस्त्रार चक्र सिर के ऊपर बीचों बीच, वहां पे अपना ध्यान रखेंगे। अब अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट में हृदय चक्र पे रखेंगे। ध्यान वहीं पे छोड़िए। 3 बार लंबी सांस लीजिए। और अपने हृदय में बोलेंगे अपने आप को, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं और मैं निडर हूं। मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं है। मैं एकदम सुरक्षित हूं। हम अपने आप को ये सिग्नल देंगे, पॉजिटिव सिग्नल। इसको रिपीट करेंगे मन ही मन। अब अपने हाथ को गोद में ले आएंगे, अपना ध्यान सर के ऊपर रखेंगे और मन ही मन बोलेंगे मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूं और मैं एकदम स्वस्थ हूं। रिपीट करेंगे इसको, मैं एकदम स्वस्थ हूं
अब अपनी धीरे धीरे करके आंखें खोलेंगे। अभी आप देख लीजिए कोई आपके क्वेश्चंस हो तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल फीलिंग। मुझे लगता है सभी दर्शकों को ये ऐसी फीलिंग आई होगी। मैं तो पहले भी कर चुकी हूँ आपका ये मेडिटेशन, और मुझे लगता है कि ये जो आप बोल रही हैं, अगर ये रिकॉर्डेड मिल जाए तो शायद सबको करने में बहुत सुविधा हो जाएगी। यदि आप सुचिता जी को ये दे दें तो हम हाँ पास ऑन कर देंगे सभी को। नहीं, ठीक है? एक चीज मैं आपको लास्ट में एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जो भी आप थेरेपी कर रहे हो, जो भी, ये तो जूस थेरेपी की बात नहीं है, जूस थेरेपी के अलावा खा पी रहे हो जो भी, वो बहुत पॉजिटिव फीलिंग के साथ में खाएं। यदि बिल्कुल। आप जूस पी रहे हो ना तो आप कहोगे कि मुझे इससे फायदा होगा। यदि आपके मन में एक इतना सा भी आ गया कि शायद इससे मुझे कोई रिएक्शन हो जाए तो होगा ही होगा। इसलिए कि जो भी आप चीजें कर रहे हो वो पॉजिटिव फीलिंग के साथ में करो। ट्रीटमेंट देखिए, डॉक्टर के प्रति भी आपको यदि विश्वास नहीं है तो डॉक्टर की दवाई नहीं लगेगी। बहुत इसलिए जो बहुत अच्छी बात, जी, तो पॉजिटिव फीलिंग, और ये हम बहुत कहें कि मजे की हमको बात। कोरोना कुछ नहीं होने वाला, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बताई, शायद इसीलिए मीराबाई ने जो जहर का प्याला पिया था। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझे हो, बिल्कुल ठीक। उन्होंने सही पिया, उनको मालूम है जहर है, लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण है मुझे बचाने वाले, मुझे कुछ नहीं होगा। तो उनको वाकई कुछ नहीं हुआ, बिकॉज उनका तो बहुत हाई कनेक्शन था ना डिवाइन के साथ में। हम लोग का तो इतना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सीमा जी, मुझे आपका, आप जो बातें बताती हैं वो इतनी अच्छी लगती हैं, और मैं खुद बहुत नेचर से नजदीक रहती हूँ, और मुझे अच्छा, अच्छा लगता है कि हर चीज देशी यूज करूं। और आप एक बात और कहा करती हैं हमेशा कि हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए। ईड़ा हाँ और पिंगला का बैलेंस और सुषुम्ना, ये नाड़ियों का बैलेंस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक तो आपने इसमें बोला। 2 लाइन आप सिर्फ बोल दीजिए। हाँ, ये मैं बता देती हूँ कि देखिए हमारा जो सिस्टम है जो आप देख रहे हो वो तो है बृहद शरीर है जो दिखाई पड़ता है। एक सटल सिस्टम जो हमारे अंदर है जो दिखाई नहीं पड़ता, जो कि मैंने चक्रों के बारे में अभी आपको बताया था। तो उसमें हमारे 3 नाड़ियां बॉडी में, एक हमारी पास्ट की जो नाड़ी है उसको ईड़ा, और इधर जो फ्यूचर की नाड़ी है उसको पिंगला, और बीच की नाड़ी है सुषुम्ना। तो जो हमारी एनर्जी है वो इसका देखिए बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, आप मेरे से करवाना। मेडिटेशन के बारे में मैंने कर रखा है कहीं पे, तो उसमें बहुत विस्तार से मैंने बताया, और बाद में मैंने 5-7 मिनट मेडिटेशन भी करवाया। काफी, जब कोरोना शुरू हुआ था तब बहुत जगह मैंने किया ये। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि लेफ्ट की तरफ हमारी एनर्जी जाती है तो हम लेफ्ट के बारे में सोचते हैं, मतलब हम पास्ट के बारे में। राइट की तरफ जाती है तो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वो हमको नहीं सोचना है। हमको हमको सेंटर में रहना है, मतलब हमको प्रेजेंट में रहना है। अभी हम क्या खा रहे हैं, अभी क्या पी रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं, कल क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वो नहीं सोचे आप, क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं है। यदि आप सोचोगे कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो आपको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। तो सोचने का कोई फायदा नहीं, जस्ट सरेंडर, सरेंडर टू द डिवाइन। जो शक्ति है उसको, उसके सामने सरेंडर करेंगे तभी तो आपकी वो देखभाल करेगा ना। जो डिवाइन शक्ति आपकी तभी देखभाल करेगा। और पास्ट जो हो गया उसको क्या करना है, वो तो खत्म, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं करके प्रेजेंट में रहने का ये हमारा है, ये एनर्जी है हमारी, प्रेजेंट में रहेगी तभी ये पॉजिटिव एनर्जी आएगी इसके अंदर। और कभी माइंड में नेगेटिव विचार नहीं लाएं किसी खाने के बारे में या किसी के बारे में। या देखिए, किसी आदमी में कोई अवगुण है तो गुण भी तो है ना उसके अंदर, तो आप उसका गुण देखो। तो अवगुण है तो, अब जैसे हम लोग लॉर्ड कृष्णा के लिए कहते हैं कितने बड़े डिप्लोमेट थे वो, तो हम उसी तरह से कि हम डिप्लोमेसी अपने लाइफ में उतारें, कि किसी को एकदम ऐसे डिस्कार्ड ना करें, उसको थोड़ा समझाएं, उसकी जो अच्छाइयाँ वो बताएं, तो वो अच्छाई जान के उसको खुद ही खुशी लगेगी।
तो ये बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एक्चुअली। मैं यदि बोलूंगी ना तो फिर मैं चुप ही नहीं होंगी, तो इसलिए आप अभी ये आप अपने क्वेश्चंस वगैरह हम ले लेते हैं। आप मुझसे मेडिटेशन का पूरा एक सेशन करवा लेना, उसमें मैं विस्तार से बता के और कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन करवाती हूँ, और उससे बहुत फायदा होता है लोगों को। हाँ जी, पूछें जो भी पूछना चाहता है। हाँ, आप जो भी क्वेश्चन है पूछें, मैं आपको बता दूंगी जो भी मुझे पता है। हाँ सीमा जी, एक बार मैं टेलीफोन नंबर आपका शेयर कर देती हूँ चैट बॉक्स में, तो मैंने डाल दिया, आप खुद ही बता दीजिए। मेरा है 98 सभी लिख लेंगे। 98 99 52 1492। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ, 9899521492। तो हाँ जी। जिनको कोई दिक्कत होगी वो जरूर पूछ लेंगे। और अब हम क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ जा रहे हैं। मैंने सारे क्वेश्चन सीमा जी नोट कर लिए हैं सभी के, ताकि अनडिस्टर्ब्ड आप बोल पाएं और हम सभी ध्यान से सुन पाएं। तो ये क्वेश्चन आंसर करने के पहले आपके इतने सुंदर ज्ञान देने के लिए, इतने अनुभव के साथ इस 80 साल की उम्र में हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। एक कविता के माध्यम से आपकी बातें सुनकर मेरे अंदर एक कवि जाग उठा है और मैं कुछ लाइनें आपको समर्पित करती हूँ। वर्तमान में रहना सीखो, भूत भविष्य में मत रहना, ईड़ा पिंगला के बैलेंस से तन और मन को स्वस्थ रखना, हरी सब्जियों का सेवन करो और पत्तों का जूस पियो, मौसमी फलों पर दो तुम ध्यान, धनिया पुदीना के साथ जियो, नारियल पानी बड़ा गुणकारी, व्हीट ग्रास के फायदे अनेक, खीरा टमाटर आंवला गाजर निखार देते चेहरा प्रत्येक, नींबू के तुम गुण पहचानो, लहसुन अदरक हल्दी खाओ, स्प्राउट्स छाछ दलिया देसी घी इन्हें अपनाओ, फ्राइड फूड भगाओ। तो सीमा जी का हम कितना धन्यवाद दें, ये हमें हमेशा। आपने बहुत ही सुंदर कविता लिखी, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप इसको मुझे भेज देना ना, फिर मैं शो ऑफ करूंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल भेज दूंगी आपको। तो अब हमारा प्रश्न उत्तर राउंड आता है। मैं एक बार जो लेट से ज्वाइन किए थे उनके ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आज एक्सोटिक फ्लोरल टी का सेशन होने वाला था, क्या वो चाय के बारे में सीमा जी बताएंगी? तो मैं उनको बता देती हूँ कि आज उनका सेशन किसी कारणवश नहीं हो सका, कुछ इमरजेंसी आ गई, वो फिर किसी दूसरे दिन करेंगी। आपका सेशन 24 तारीख को था। आपको बहुत बहुत थैंक्स जो आप कोऑपरेट किए और ये अचानक से मैंने खबर किया और आप 1 घंटे के अंदर अपनी तैयारी कर लिए, बहुत बहुत थैंक्स। और सीमा जी के हस्बैंड भी हैं वहां पे, इनको हम सबों का बहुत बहुत प्रणाम। आज ये दोनों स्वस्थ चंगे रहे, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि एक दूसरे का साथ दे और दोनों एक दूसरे को स्वस्थ रखें। और ये दिख रहा है हमें आप दोनों की पर्सनालिटी में कि आप कितना एक दूसरे का साथ देते हैं और कितना सपोर्ट करते हैं। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड में। उसके बाद मैं श्रीमती रूपा अग्रवाल जी को आमंत्रित करूंगी धन्यवाद ज्ञापन के लिए, एवं श्री रेखा अग्रवाल जी को। तो पहला क्वेश्चन की तो बाहर है सीमा जी, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ। एक ने कहा है कि कोकोनट जूस डायबिटिक पर्सन पी सकता है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल पी सकता है, क्योंकि अभी उसमें शुगर फॉर्मेशन नहीं हुआ है। उसके अंदर सारे मिनरल्स हैं, लेकिन उसमें कोई शुगर फॉर्मेशन नहीं है, वो बिल्कुल पी सकता है। अच्छा, गेहूं जवारा क्या साल भर होता है क्या? किसी ने? हाँ, साल भर होता है। यदि आप बोगे ना, देखिए गर्मियों में थोड़ा मुश्किल से निकलता है, लेकिन जरूर निकलेगा, क्योंकि जो जूस की थेरेपी करते हैं सारे साल लगा लेते हैं वो। और उसमें बारिश में तो आपको पता ही है जल्दी से निकल आएगा, और सर्दियों में भी थोड़ा टेम्परेचर कंट्रोल करके रखना पड़ेगा आपको। जैसे कहीं गर्मी में आप रखोगे तब स्प्राउट करेगा, तो वो आपको एक्सपीरियंस से पता लग जाएगा। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अंकुर नहीं निकलेगा, जरूर जरूर निकलेगा उसमें। ओके, एक क्वेश्चन है सुषमा गैलेक्सी M11 इनका नंबर से वो आई हैं, क्या नींबू पत्ते हम डाल सकते हैं जूस में? नींबू पत्तों का जूस पी सकते हैं?
नीम? हाँ, पत्तों का हाँ पी सकते हो क्योंकि वो एडिबल है ना। देखिए पत्ते भी तो हम कई दफा सूप में डालते हैं ना, नींबू के पत्ते, उसका सूप भी तो बनाते हैं, थाई सूप हम लोग बनाते हैं, तो उसमें बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। तो थोड़ी बिटरनेस तो उसमें है, लेकिन एक पत्ते का आप जूस डाल सकते हो उसके अंदर, कोई ओके। वो नहीं है। खून की कमी हो तो कौन सा जूस सबसे ज्यादा देखिए फायदा खून के करेगा? लिए आप कुछ भी डाल, खून की कमी किसकी में, कमी? खून की कमी, एनीमिया। खून की कमी, एनीमिया, एनीमिया के लिए देखिए, हाँ एनीमिया, व्हीट ग्रास पता है, बीट रूट, बीट रूट इज रियली द बेस्ट। इसमें आप टमाटर भी डाल सकते हो, बीट रूट तो डेफिनेटली डालो, और बीट रूट के साथ में खीरा, खीरा बेस है, खीरे का बेस है, उसमें आप जैसे मैंने बताया चौथाई इसमें डालो, और 1 ग्लास पर डे, उसमें आप ज्यादा नहीं लो इसको। और खाने में देखिए ये हम लोग पालक का भी जूस पी सकते हैं, इसमें धनिया पुदीना में तो बहुत भरपूर आयरन है, उसका भी जूस निकाल के, जैसे मैंने फास्टिंग के टाइम आपको करवाया था, उसी उसी तरह से उसका भी आप पी सकते हो, लेकिन सिर्फ दिन में एक दफा, इसको बार बार नहीं लेना है, सिर्फ एक दफा लेंगे, उसमें डेफिनेटली एनीमिया निकलेगा बिल्कुल। और खाने में अनार जरूर खाएं, जिसको भी एनीमिया है, अनार बहुत हाई आयरन होता है, वो आप जरूर, जूस नहीं निकालें, जूस नहीं, उसको वैसे ही खाएं ओके अनार। ओके। जी, अगला क्वेश्चन है सुरेखा जाजू जी का, म्यूकस बहुत बनता है, म्यूकस। म्यूकस के लिए तो अदरक का पानी बनाओ आप, उसमें देखो ये नेचुरोपैथी के मैं आपको बता रही हूँ, उसमें वो पानी के अंदर अच्छे से जैसे एक काढ़ा, काढ़ा पानी उसमें उबाल लो आप, अदरक का टुकड़ा कुचल के, और उसको जब काफी आधे से थोड़ा सा ज्यादा रह जाए, आप उसको उसी में छोड़ दो अदरक को, और उसको आप थर्मस में भर लो, और जब आपको ऐसा ब्रोंकियल एस्थमा या ब्रोंकाइटिस वगैरह में, उसको सिप करते रहो थर्मस में भर के, सारा दिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी सिप करते रहो, उससे ना आपका फ्लेम बाहर निकलेगा। और दूसरे, यदि आपका फ्लेम है अंदर, तो आप उसमें इनहेल भी कर सकते हो। जब आप इनहेल करते हो तो उसमें आप यूक्लिप्टस का थोड़ा सा एक ड्रॉप ऑयल डाल दीजिए, यूक्लिप्टस का पत्ता मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ऑयल उसमें जरूर डालिए, उससे क्या होगा ना, ये कफ आपका ढीला हो जाएगा। अदरक जो ढीला करता है, उसके जो हमारे एस्थमा से ब्रोंकियल जो होता है वो खोल देता है सारे, तो ये ब्रोंकाइटिस में बहुत ज्यादा फायदा करता है। दूसरा ब्रोंकाइटिस का जो मैं सोचती हूँ कि कई लोगों को कई चीजों की एलर्जी होती है, उससे भी होता है, क्योंकि ये एस्थमा, ये ब्रोंकाइटिस वगैरह जो है ना, वो कई चीजों की एलर्जी से भी होता है। तो ये आप इसका अपना स्टडी करिए कि आप खाने में क्या खा रहे हो जब आपका एग्रीवेट होता है। सीमा जी, कई लोग पूछ रहे हैं कि फैट कम करने के लिए, पतले होने के लिए क्या पिए, क्या खाएं? ये तो स्ट्रगल फॉर फैट तो है ही है सब लोगों के अंदर, लेकिन देखिए अपना लिविंग स्टाइल ठीक हो, और देखो पहले तो खीरा जूस से शुरू करो, क्योंकि हो सकता है कि वाटर रिटेंशन हो। हमारे यहाँ जो आते थे वो तो पतले ही होने के लिए आते थे मोस्टली, तो उसमें क्या हम लोग उसको 1 डेढ़ 2 महीने तक तो खीरे का जूस पे हम डाल देते थे, और उसका डाइट का चार्ट मैं बनाती थी। तो डाइट में है कि आपकी सिंपल डाइट हो, और आप छोटे छोटे मील्स खाएं, और कार्बोहाइड्रेट वगैरह बहुत कम खाएं, शाम को कार्बोहाइड्रेट ना खाएं, सूप पिए, सूप के साथ में जैसे कि वेजिटेबल स्टर फ्राई करके आप खा सकते हो, कैबेज स्टर फ्राई करो, कुछ भी आप उसके साथ खा सकते हो, उससे पूरा पेट भर जाएगा। वो तो देखो डाइट का आपको करना पड़ेगा कंट्रोल। और मीठा तो हम लोग नहीं सजेस्ट करते, मीठा तो ये तो मैंने आपको बता दिया ना, संदेश नूतन गुड़ का आप थोड़ा सा खा सकते हो। बाकी मैंने देखा है कि यहाँ दिल्ली वगैरह में बहुत मीठा खाते हैं लोग, तो मीठा मैं तो नहीं खाती, बिल्कुल नहीं खाती। जब मैम, आप फल, हमारे देवघर में भी मीठा एक दिन भी नहीं चलता है मीठा के बिना। नहीं फल ओके, खाओ, फल की आदत डालो ना, फल की आदत डालो, मीठे का मन ही नहीं करेगा बाद में। सही बात है। मैम, उसी पे एक लेडी ने पूछा है कि मेरा वजन 90 किलो है, घुटने में बहुत दर्द है, क्या करूं? देखिए पहले तो वेट कम करिए, आप अपने बेचारे जो घुटने हैं ना उनके ऊपर थोड़ी दया करिए, क्योंकि वो घुटने आपका वजन उठा रहे हैं, तो आपको ये वेट की वजह से आपके घुटनों में हुआ है। जो मैंने आपको बताया ना, बेसिक जो है वो खीरे का जूस है, टमाटर का जूस है, उसमें आंवला डाल दीजिए, उसमें नींबू डाल दीजिए आप ये, और अपना डाइट का कंट्रोल करिए, क्योंकि 90 केजी तो हाइट क्या है आपकी, हाइट इनकी?
इन्होंने हाइट तो नहीं लिखा है, बट अच्छा। मुझे नहीं लगता है कि बहुत हाइट होगी। यदि आता है इनका जवाब तो मैं बताऊंगी आपको। अच्छा, नहीं वो देखिए 90 केजी तो किसी भी हाइट के लिए काफी ज्यादा है। तो उसमें आप तो डाइट का पूरा कंट्रोल करिए, अपना डाइटिशियन से पूरा डेली का बनवाइए आप कि उस दिन क्या खाना, उस दिन क्या खाना, ऐसे करके आप डाइट कंट्रोल, उसके साथ में एक्सरसाइज। क्योंकि खाली डाइट से आप करेंगे ना तो आपके मसल्स हैंग कर जाएंगे, टाइटनेस नहीं आएगी। तो आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, डम्बेल एक्सरसाइजेस करें। ये अब तो ऑनलाइन पे भी बहुत सारी आने लग गई हैं, तो डंबल्स वगैरह से भी आपकी जो स्किन है टाइट होती है, उससे मसल्स टाइट होते हैं। तो एक्सरसाइज एंड ये योगा एंड मॉर्निंग वॉक से, देखिए मॉर्निंग वॉक से कोई वजन आपका कम नहीं होगा, क्योंकि मॉर्निंग वॉक में आप सिस्टम आपका अच्छा रहेगा, इनहेल एक्सहेल आप करोगे, लेकिन उसमें वजन नहीं, कैलोरी नहीं घटेगी उसमें आपकी। उसके लिए आपको कोई सख्त एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। देखिए यदि जिम वगैरह नहीं खुले हैं तो आप अपने घर पे ट्रेडमिल रखिए, साइकिल रखिए, उसमें अपना करिए, वजन घटाइए। डाइट, एक्सरसाइज, ये दो तो मस्ट है। ओके। खाना मत खाइए, लेट मत खाइए खाना। आप 7:30 बजे तक खाना खा लीजिए। अब इस लिहाज से जैन लोग कितने अच्छे हैं, वो अपने सूर्य अस्त होने से पहले ही खा लेते हैं। वेरी वेरी हेल्थी, वेरी हेल्थी। मैम, खीरा जूस पीने से बहुतों को डकार आती है, एसिडिटी होती है, तो क्या करें? नहीं, वो तो एसिडिटी को काटता है, उस तो हाई एल्कलाइन है। नहीं देखिए, उसका दो रीजन हो सकते हैं, या तो उनको कोई कॉन्स्टिपेशन है, या उनके कॉन्स्टिपेशन का वो मतलब नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन है कि कोई रेजिड्यू बच जाता है अंदर सिस्टम में, तो रेजिड्यू बच गया तो उसकी वजह से भी आपका सिस्टम में ये डकारें वगैरह शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए पहले सिस्टम की क्लियरेंस करिए। जो मैंने आपको जो बताया है फास्टिंग का, आप देखिए, मेरा देख के यहाँ पे एक लेडी का फोन आया था, मैं नहीं जानती, उसने कहा मैंने 3 दिन तक फास्टिंग किया जैसे आपने बताया। मैंने कहा आपको भूख लगी कि नहीं? उसने कहा बिल्कुल भूख नहीं लगी, एंड शी इज फीलिंग वेरी लाइट। तो जो मैंने आपको 3 दिन का फास्ट बताया है वो आप जरूर करें, तो आपको ये डकार वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका सिस्टम क्लियर will be able to digest। कुछ चिंता मत कनेक्टिविटी, करिए आप जी। आवाज ब्रेक कर रही है मैम। पता नहीं क्या सारे बंद कर रखे हैं, उस आपको बोलना वो ओके बंद करें। ओके हाँ जी। मैम, वेरिकोज वेन्स आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई, वेरिकोज वेन्स, तो उसके देखिए, लिए कुछ उपाय? नहीं वेरिकोज वेन तो ज्यादातर देखो खड़े खड़े आप काम करते हो। अच्छा, दूसरा ये है कि आप बैठ के कुछ नहीं एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वेरिकोज वेन का तो अपने इंडिया में तो था ही नहीं पहले। अब बाहर की कंट्री में वेरिकोज वेन मैंने देखा था, क्योंकि वहां सब औरतें खड़े खड़े काम करती हैं, खाना बनाओ तो भी खड़े खड़े। यहाँ तो पहले होता ही नहीं था। और दूसरे पाँवों की एक्सरसाइज आपको करनी जरूरी है, ये बहुत ओके ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब बढ़ जाएगा ना वेरिकोज वेन तो बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें। और वो रेगुलर मसाज, इसमें देखिए एक्यूप्रेशर भी काफी मैंने देखा है कि सक्सेसफुल होता है। अभी तो खैर नहीं करवा सकते हम लोग, लेकिन एक्यूप्रेशर काफी ज्यादा फायदा करता है, और उसमें पाँवों की एक्सरसाइज आप करें डेफिनेटली। और सात्विक खाना, बिल्कुल कंट्रोल्ड खाना खाएं। मैम, इस एज में आपके बाल देख के बहुत लोग इम्प्रेस्ड हैं, तो कुछ अच्छे टिप्स, एक आध टिप्स दे दीजिए भाई, हम लोगों के बाल अच्छे हो जाए। ये आज तो मैंने धोए, बड़ी मुश्किल से दुखी होके धोए, क्योंकि मैं तो 7-7 दिन में धोती नहीं, अब इतने लंबे बाल हैं, सूखते भी नहीं है ना। और मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं मसाज वसाज कुछ नहीं करती, लेकिन जैसे खीरे का जूस से फायदा होता है, मैंने आपको बताया। ओके, हाँ, थैंक यू मैम। पिंपल्स के लिए कुछ उपाय? नहीं पिंपल्स के लिए देखिए, आपका पेट का सारा है, एक तो ऑयली स्किन होती है जिसकी, उसके उसके ज्यादा पिंपल्स होते हैं। और दूसरे यदि को मतलब बहुत यंग लोग होते हैं उनको भी पिंपल्स निकलते हैं। तो मोस्टली जैसे कि टीनेजर्स लड़कियों को निकलते हैं या उसके बाद भी निकलते हैं, तो उसका मैंने एक रीजन देखा है कि उनके हेरिडिटरी होता है कई दफा, जैसे इनकी मदर्स को भी निकला तो उनको भी निकलता है। तो उसमें आप सात्विक खाना, ऑयली बिल्कुल ना खाएं, खाना ऑयली खाना नहीं खाना, ये उसमें पिंपल्स में तो बहुत नुकसान करेगा। और पिंपल्स के लिए मैंने देखिए, मेरा एक ग्रुप मैंने बनाया है, ट्राइड एंड टेस्टेड होम रेमेडीज। तो उसमें मैं देखूंगी किसी ने, क्योंकि मैंने उनको कहा है कि जो आपने किसी के ऊपर
यूज किया है वो मेथड या आप खुद कर रहे हो वो ही उसमें डालें, क्योंकि किताबों में तो बहुत सारी रेसिपीज दे रखी हैं, वो नहीं। तो उसमें मैं देखूंगी, मैं आपको बता दूंगी कि पिंपल्स के ऊपर क्या लगाते हैं वो लोग। लेकिन बेस्ट यही है कि आप इसका खीरे का जूस लो और अपने ये स्किन को बार बार धोना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल जहाँ होता है ना वहीं पे ये पिंपल्स निकलते हैं, और ये आपको काफी अच्छी तरह से धोना पड़ेगा। और मतलब जैसे साबुन वगैरह नहीं लगाते हैं, कई लोग नहीं लगाते हैं, उनकी काफी अच्छी स्किन रहती है। तो उसमें एक मुझे उन्होंने बताया था, मैंने काफी लोगों को बताया था, तो मोटा वाला बेसन ले लेते हैं और पाउडर मिल्क थोड़ा सा ले लेते हैं और उसको पानी में घोल के उससे साफ करते हैं। ये साउथ इंडियन मेरी एक फ्रेंड है, उसकी स्किन बहुत अच्छी है, और वो कहते हैं मैंने साबुन लगाया ही नहीं। तो उसने बाथरूम में ये बना के रख दिया, उसको उसने घोल लिया और ये दूध के साथ घोल लिया और उसको लगा लिया उसने। तो ये भी आप कर सकते हो। मैं आई विल सी इन माय ग्रुप, ये पिंपल्स का कुछ लगाने का है उसमें, लेकिन ये मुझे पता है कि चंदन लगाते हैं उसके ऊपर, चंदन का घिस के ना उसको लगाते हैं। और बाकी अपनी स्किन को ड्राई रखिए, ऑयली स्किन। मैम एसिडिटी से छाती में दर्द होता है बहुतों को, एसिडिटी से, उसके लिए क्या करें, उस समय क्या उपाय करें? एसिडिटी का तो हाई एसिडिटी है तो आप इसका कैबेज का जूस लो, और यदि आपकी हल्की एसिडिटी, एक तो खाली नहीं रखो पेट, 3-3.5 घंटे से खाली मत रखो, कुछ ना कुछ आप खाते रहो, कुछ ना कुछ। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत भारी हाई कैलोरी वाली चीज, हल्के फुल्के, जैसे मैंने आपको बताया मखाना खा लो, मुरमुरे खा लो, उसकी भेल बना लो मुरमुरे की, वो खा लो। तो एक फ्रूट खा लो लो कैलोरी वाला, केला नहीं हम सजेस्ट करते, आम भी नहीं करते, तो आप जैसे एप्पल ले लो, सीजन में जो भी आ रहा है आप वो ले लो, अमरूद आ रहा है अमरूद ले लो। तो ये आप एसिडिटी जब भी होती है जबकि आपने बहुत देर तक स्टमक खाली रखा था, तो वो हो जाता है। तो अभी आपका है, आप एक तो खीरे का जूस से आपकी एसिडिटी निकलेगी, और यदि ज्यादा एसिडिटी है तो आप कैबेज का जूस लो, 2 खीरे का मिनिमम, और कैबेज का भी आपका कम से कम आधा ग्लास हो जाना चाहिए, उसका डेफिनेटली जाएगा कैबेज जूस से। ओके मैम, किडनी में अगर स्टोन हो तो कौन सा जूस पीना चाहिए? नहीं, किडनी स्टोन का तो देखो मैं आपको बताऊंगी, मेरे किडनी में भी था स्टोन, तो मैंने एक बहुत अच्छी जानकार थी, उनको मैंने पूछा था, तो उन्होंने कुल्थी बताई थी मुझे। कुल्थी जानते हो आप क्या होती है? हाँ हाँ। कुल्थी के वो सीड्स होते हैं, जैसे अपना मोठ होता है वो फ्लैट होता है कुल्थी, तो वो मैं आपको डाल दूंगी, आपका जो है ना ग्रुप है, मतलब आप मेरे से तो कनेक्टेड हुई, मैं उसमें डाल दूंगी, आप अपने ग्रुप में डाल देना, उसमें बाकायदा बताया हुआ है, वो छपा हुआ था, मैंने उसमें कर दिया पोस्ट, तो वो मैं आपको भेज दूंगी। वो कुल्थी से मैंने मैंने कभी 5-6 महीने तक कुल्थी का पानी पिया है। ओके निकल गया वो अब नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे रेगुलर टेस्ट होते हैं ना साल में एक दफा, तो उसमें वो नहीं नजर आया, नहीं है मतलब। उसको रात में भिगो के सुबह पानी पी लेते हैं क्या मैम? देखो उसको धोते नहीं है, क्योंकि उसकी जो एक सब्सटेंस होता है, लेयर होती है ना, वो धोने से निकल जाती है, जो फायदा करती है। तो उसको आप हल्के कपड़े से पोंछ लेंगे, उस जैसे मलमल का कपड़े से रगड़ रगड़ के आप पोंछ लेंगे, पानी से नहीं। उसके बाद में आप 1 बड़ा चम्मच रात में भिगो दीजिए, वो प्रोपोर्शन में आपको जो छपा हुआ है ना वो मैं डाल दूंगी, और फिर आप उस भिगो दीजिए, फिर आप सुबह उसका पानी पी लीजिए। और वो जो भिगो के जो दाल रखती थी मैं, वो उसको मैं फ्रिज में इकट्ठा करते रहती थी, फिर दाल जैसे बना लीजिए उसको, वो तो काफी टेस्टी होती है। ओके ओके मैम, डायबिटीज के लिए एक क्वेश्चन आया है कि उनके लिए प्रॉपर एक जूस बता दीजिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। डायबिटीज के लिए आप लिख लो 2 करेले, और मौसम है आंवले का मौसम है तो 1 आंवला, और आंवले का मौसम है तो नहीं है तो टमाटर, खीरा और टमाटर, उसका सॉरी नॉट खीरा, करेला और टमाटर का जूस। ओके वो भी जैसे मैंने बताया, खाली करेला इज मेंट फॉर ओनली डायबिटिक। ओके मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत समय हमने लिया, और मैं अब आमंत्रित करती हूँ रूपा जी को। आपके सेशन से हम लोग को बहुत फायदा हुआ, और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि मैम इतना ज्ञानवर्धक सेशन, आपको बहुत बहुत थैंक्स दे रहे हैं सब कोई। और आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप इस एज में भी इतने चमक रहे हैं,
सब कुछ देख के लगता है। और सर प्लीज आप भी सामने आइए, इस चमक में आप भी साथ में शामिल हैं। सर हाँ सर सामने आइए। इनकी एक शर्त रहती है कि कोई ना कोई ऑडियंस में होना चाहिए जो दिखना चाहिए, इसलिए मैं बैठा रहता हूँ, देखता रहता हूँ। असल बात है आप इनके सोर्स ऑफ एनर्जी हो, जो ये बताते नहीं है खुल के। ओके चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप प्रेरित करते हैं, आपकी प्रेरणा से सब काम होता है और मिलजुल कर हम जो काम करते हैं वो सफल भी बहुत होता है। तो सीमा जी बहुत बहुत आपको थैंक्स, इसके लिए आपकी समय थोड़ी ज्यादा ले ली मैंने। अब मैं श्रीमती रूपा अग्रवाल जी देखती हूँ वो अगर हैं क्या, वो शायद है नहीं अभी। ओके तो रेखा अग्रवाल जी, रूपा अग्रवाल जी हैं? कितने लोग आए थे आज? आज बताती हूँ अभी देख के आपको। अभी तो 292 है, लेकिन 360 तक पहुंच गए थे, 370 तक हो गए थे। अच्छा हेलो हाँ रूपा हेलो जी। शोभा जी, मैं आ गई। हेलो ओके। शोभा जी। हाँ जी नमस्ते। हेलो मैं नमस्ते। ग्रुप में जुड़ी हुई सभी बहनों को नमस्ते। और सीमा सूद जी का सुन रही हूँ मैं शुरू से। आज सीनियर सिटीजन डे है। सीमा जी ने हमें बता दिया कि हम ओल्ड नहीं गोल्ड हैं। और भाई साहब भी, उन्हें भी आज ग्रुप की, हमारी राष्ट्र की विभिन्न प्रदेशों से जुड़ी हुई 400 बहनों की ओर से मैं सीमा सूद जी और भाई साहब को शत शत नमन करती हूँ। उनके स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और हम सब भी स्वस्थ रहें। उनके बनाए हुए नुस्खे के द्वारा मैं जान गई कि निचोड़, जीवन का निचोड़ क्या है, वो आज सीमा सूद जी ने हमें बताया है। उनके बालों को देखकर, उनकी ये खुश मिजाजी को देखकर हम सभी बहुत ही खुश हैं और सोच रहे हैं, सभी बहनों के चेहरे से दिख रहा है कि सब साथ में चिंतित भी हैं कि बिना रोटी सब्जी खाए, दाल चावल खाए बिना हम कैसे रहेंगे, सिर्फ जूस पी पीकर। लेकिन हाँ, सबके मन में एक दृढ़ विश्वास भी दिख रहा है चेहरे पर कि हम जरूर ये कोशिश करेंगे। और जो सीमा सूद जी ने बताया कि हम पॉजिटिव थिंकिंग से ही अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरों के साथ भी प्रेम व्यवहार बनाए रह सकते हैं। तो सीमा सूद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। उनके बोलने की अदा, उनके सभी कुछ बताने का जो तरीका है, वो सभी बहुत ही मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। हम सभी आज बहुत ज्यादा लाभान्वित हुए हैं। और मैं चाहूंगी शोभा बथवाल जी को बोलने के लिए कि आप एक ग्रुप क्रिएट करें। सीमा सूद जी ने जितनी बातें बताई हैं, उन्हें यदि हम लोग अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो इसके लिए शोभा बथवाल जी एक ग्रुप क्रिएट करें जिसमें सभी बहनें हर तरह के प्रश्न रखेंगी। और सीमा सूद जी यदि अपना थोड़ा सा समय देंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तभी आज की जो हमारी बातें हुई है, सीमा सूद जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, तो हम उससे लाभान्वित हो सकेंगे और वो हम उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। आज महिला सशक्तिकरण के तहत शारीरिक रूप से हम कैसे स्वस्थ रहें और कैसे सामाजिक कामों को ज्यादा से ज्यादा कर पाए, दूसरी बहनों को और सभी समाज के लोगों को खुश रख सकें, इसका आज एक बहुत ही सुंदर तरीका बताया है सीमा सूद जी ने। तो हम अपने जीवन को स्वस्थ रखें, शरीर को स्वस्थ रखें और सभी को खुश रखें। सीमा सूद जी और सभी जुड़ी हुई बहनों का मैं पुनः बार बार धन्यवाद करती हूँ और स्पेशली शोभा बथवाल जी को बार बार ये सुंदर प्रोग्राम लाने के लिए दिल से सभी बहनों की ओर से। राष्ट्र की 400 बहनें जुड़ी हुई हैं, बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा 380 हुई
और फिर अभी धीरे धीरे 370 हो रही है। लेकिन शोभा जी मैं बताऊं कि आज मैक्सिमम जितनी जूम मीटिंग हुई है मैक्सिमम बहनों ने पार्टिसिपेट किया है। ये हमारे लिए आज बहुत बड़ी बात है। तो मैं पुनः सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद रूपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रूपा जी महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख हैं। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी नीरा बथवाल जी को, जिनके सहयोग से आज ये कार्यक्रम सफल हो सका और उन्होंने इतना अच्छा साथ दिया मुझे। नीरा जी, ये आप आगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाली हैं और अभी से हमें आपकी एनर्जी का परिचय मिल गया। तो आप भी बहुत बहुत नमस्कार सभी बहनों को, हमारी अतिथि गेस्ट सीमा दीदी को, जिन्होंने इतना सुंदर हम लोग को जीने का सहारा दिया। और सीनियर सिटीजन के दिन में आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है आवाज। तो सीमा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों का। आगे भी वो हम लोग के साथ जुड़ी रहे, इसी तरह से प्रेरणा देती रहे कि हम लोग अपने बगीचे से, अपने घर के आसपास की चीजों से, हरियाली से कैसे अपने जीवन को हरा भरा रखें। और हमारी उनको बहुत, शोभा बथवाल जी को तो मैं जितना धन्यवाद दूं उतना कम है, जितना आभार व्यक्त करूं धन्यवाद तो रेखा देगी कि इन्होंने इतना सुंदर जो है हमें एक बार में बताया कि ऐसे ऐसे क्लासेस है। नीरा दी भाभी क्या करूं, मैंने कहा एकदम डन। और मुझे तो, मेरी तो पसंद की चीज है, मैंने नेचुरोपैथी में विश्वास करती हूँ और हमेशा जाती आती रहती हूँ। तो मैं ज्यादा क्या कहूँ बहने, अगर आपको लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन चाहिए और कुछ करने की तमन्ना आपको रखनी है जीवन में, तो आपको स्वस्थ रहना प्राथमिकता है। और सबसे बड़ी बात है कि 50 साल के बाद हमारे हिंदू धर्म में वानप्रस्थ का नियम है। धन्यवाद नीरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। और मैं अब रेखा अग्रवाल जी को बुलाऊंगी और शिखा जी महिपाल अगर हैं तो हैंड्स रेज कर देंगी, क्योंकि आज उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला है प्रोग्राम के लिए। जब अचानक से श्रीमती सुचिता जी का ये प्रोग्राम होने वाला था एक्सोटिक एंड फ्लोरल टी पे, लेकिन कुछ अकस्मात उनकी ऐसे कारण हो गए जिसके वजह से वो प्रोग्राम नहीं कर पाई। और सीमा सूद जी बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं, जो ये तुरंत हमारी बात मान गई और हमारे सेशन को बिल्कुल ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया और ये खाली नहीं गया। थैंक यू। तो शिखा जी, तब तक 1 मिनट आपको मैं जरूर दूंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप आज के सहयोग के लिए। थैंक यू वेरी मच। अभी इस टाइम में अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कब कर सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेजर है कि मैं आप लोगों के काम आ सकी कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके कारण हमारा सेशन खाली नहीं गया और सीमा जी तैयार हो गई। हमने तो अपना सेशन कर ही लिया, चाहे उसके साथ करें या अपना अलग से करें, हमारा सेशन तो हो ही गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबके साथ में हुआ, आप लोगों के साथ हमारा इंट्रोडक्शन भी हो गया, तो ये हमारे लिए और अच्छा हो गया। बिल्कुल, आपके क्लब को भी बहुत बहुत थैंक्स, जो आपके क्लब वालों ने साथ दिया। बिल्कुल थैंक्स। और अब मैं बुलाती हूँ रेखा अग्रवाल जी को। ये हमारी शाखा प्रकल्प प्रमुख हैं और बहुत ही एक्टिव लेडी हैं। हर पल हर मैसेज ये एकदम अपडेट रखती हैं। तो रेखा जी, मैं आग्रह करूंगी सीमा जी का आप धन्यवाद दें। मैं सीमा जी का क्या धन्यवाद दूं, वो तो मतलब इतनी अच्छी अच्छी जूस की थेरेपी बताई है, मेरा तो मन कर रहा मैं अभी से शुरू हो जाऊं। थेरेपी करने लगूं, इतना अच्छा लग रहा था सुन के। शोभा बथवाल जी, आपने भी इतना सहयोग किया और इतनी अच्छी क्लास हमें उपलब्ध कराई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्र से जुड़ी हमारी सभी बहनों को और प्रांत से जुड़ी हमारी सभी बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इस ग्रुप की सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज जो मीटिंग में जुड़ी हुई है। विशेषकर सीमा जी और शोभा बथवाल जी, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद रेखा जी। तो अभी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं मैं बता देती हूँ। सीमा जी का 24 तारीख को जो था वो अब आज हो चुका है। अब 24 तारीख को हम सुचिता जी कर सकते हैं कि नहीं, ये हम पता करेंगे उनसे। और 26 का हमारा फाइनल है माइक्रो ग्रीन्स पे। तो मैं चाहूंगी आप और भी ज्यादा जुड़ सकते हैं। 500 पार्टिसिपेंट्स की कैपेसिटी है हमारी। हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं वो 500 कैंडिडेट को एंट्री दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप और भी सब अपने परिचितों को इसका फायदा पहुंचाएं। और मैं पुनः
सीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इतना